आज़ादी हो गई तब तो बड़े खुश होंगे हम, क्या चल रहा था उस समय? तो जब वो मुसलमानों के शरणार्थी कैंप पुराना किला में जाते हैं तो वहां पर भयंकर गंदगी देखते हैं। अच्छा। गांधी वहां पर उस गंदगी को देख के रहते हैं, बोले इतनी गंदगी में आप कैसे रह लेते हैं? कि मुस्लिमों के कैंप में आप कहते हैं इंडियन आर्मी से कि इन मुसलमानों की पोटी साफ करो, और हिंदुओं के कैंप में जाके क्या कह रहे हो कि हम जगह तो दे देंगे रहने के लिए, लेकिन अपनी साफ सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो जो काम 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने किया वो 28-29 अगस्त की रात में हो सकता था। तो गांधी जी बड़े दुखी हो गए। तो गांधी जी ने अगले दिन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया और ये अनशन तोड़वा दिया गया। तो गांधी जी ने अनशन तोड़ा संतरे का जूस पीकर। वो संतरे का जूस किसने पिलाया था? बूचर ऑफ बंगाल सुहरावर्दी ने स्वयं अपने पाक हाथों से। जिन हाथों पर हजारों हजार हिंदुओं के खून के दाग थे, उसने गांधी जी का आजादी के बाद का पहला अनशन स्वयं अपने हाथ से संतरे का जूस पिलाकर गांधी जी का तोड़ा। कुरान की आयतों के जब पाठ होते थे उनकी प्रार्थना सभा में, तो शरणार्थी उठ के खड़े हो जाते थे, बोला इन्हीं आयतों को पढ़कर हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, हमें भगाया गया है और आप यही पढ़ रहे हैं। गांधी ने कहा कुरान की आयत से ही मेरी प्रार्थना सभा शुरू होगी। ये ऑन रिकॉर्ड है ना? ऑन रिकॉर्ड। अरे भाई साहब, कुरान की आयतों वाली से जुदा हो जाएगा भाई साहब अगर कुछ गलत बोल दिया तो। 1952 में नेहरू चुनाव प्रचार करने के लिए काशी पहुंचे। काशी में उन्होंने भाषण दिया। आजकल के हिंदू मंदिर देखकर मुझे बड़ी निराशा होती है, इसमें संगमरमर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए मुझे ये हिंदू मंदिर देखकर गुसल खाने की याद आती है। क्या ये संगमरमर मस्जिद में नहीं लगता? क्या ये संगमरमर मज़ारों में नहीं लगता? कि मुझे शर्म आती कि तुम जैसे लोगों को मैंने इस देश में शरण दे दी है। तो उधर से किसी शरणार्थी ने विरोध किया, बोले हमारे साथ भी तो यही हुआ। तो नेहरू ने उसकी गर्दन पकड़ ली हिंदू युवक की और गला दबाने लगे उसका। मतलब 20 से 25 हजार विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए विरोध कर लिया गया क्योंकि उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध किया था। और कानून में क्या लगाया गया था? मित्र राष्ट्र का विरोध करने की वजह से। मित्र राष्ट्र, हाँ, फ्रेंडली नेशन था। फ्रेंडली नेशन था पाकिस्तान हमारा। बहुत बढ़िया। तो सिर्फ वीर सावरकर ने लियाकत नेहरू पैक्ट का विरोध किया कि आपके विरोध से पाकिस्तान का अपमान हो रहा है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी। इनको मैं पत्रकार कहूँ, जानकार कहूँ, इतिहासकार कहूँ, कई सारे हैट से पहनते हैं। और हमारा जो पहला एपिसोड था वो था ब्लंडर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पे। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है आज जो हम भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं उसके बीज, उसकी नींव बहुत पहले डली होती है। और इतिहास तो यही है भाई, जो इतिहास से नहीं सीखता है वो फिर वो गलतियों को दोहराता है। प्रखर भाई, आपका स्वागत है। आपने 1947 तक, हमारे देश की आज़ादी के दिन तक आप पहुंच गए थे। तो अब जरा वहां से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपना कारवां, और क्या क्या गलतियां हमने करी जरा उन पे आप प्रकाश डालिए और हमें बताइए भाई क्या माहौल चल रहा था सर जब आज़ादी हो गई तब तो बड़े खुश होंगे हम, क्या चल रहा था उस समय? देखिए, जब भारत को आज़ादी मिल गई तो बड़ा खुशी का माहौल था, लेकिन उसके खुशी के माहौल के बीच में जी, क्योंकि जो पीड़ा का अनुभव पूरा देश कर रहा था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो सबसे बड़ी पीड़ा थी विभाजन की और भारत माता के दो टुकड़े होने की। तो हमको कई बार लगता है कि ठीक है, नॉर्थ में ही दंगे हुए होंगे या नॉर्थ में ही इतने शरणार्थी आए थे और बंगाल के हिस्से में कुछ शरणार्थी आए होंगे। तो ये एक अभी ऐसा लोग परसेप्शन है, लोग इस तरह का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पूरे देश में उसका शोक महसूस किया जा सकता था, क्योंकि शरणार्थी ना केवल नॉर्थ इंडिया में बसाए जा रहे थे, बल्कि जो सिंध के जो शरणार्थी आए थे, जो जैसा आपने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, सिंध के साथ जो धोखा हुआ था जी, और उनका दंगा भी वहाँ पर लेट शुरू हुआ था, तो सिंध के से पलायन भी लेट शुरू हुआ। तो सिंध से जो शरणार्थी आए थे उनको, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने थी, और उनको फिर महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बसाया गया, राजस्थान में बसाया गया, मध्य प्रदेश में बसाया गया। तो ये पूरा जो बंटवारे का जो दर्द था, जो वो कहानियों के रूप में वहाँ से सिंधी शरणार्थियों के साथ देश के बाकी हिस्सों में भी फैला। और शरणार्थियों के साथ जो उस वक्त व्यवहार हो रहा था, हमने पिछली बार कितनी चर्चा करी हम नहीं जानते, लेकिन उसको लेकर काफ़ी एक आक्रोश था, क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही थी शरणार्थियों की मदद करने की, लेकिन जिस तरह के बयान जो शरणार्थियों के लिए उस दौर में कहे जाते थे
वो बड़े ही कई बार ऐसे होते हैं जो अमानवीय आप जिनको कह सकते हैं। इवन गांधी जी भी कई बार ऐसी बातें शरणार्थियों के लिए कह देते थे जो बड़ी पीड़ा का विषय लोगों के लिए बनती थी, और ये हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गांधी जी निश्चित तौर पर बड़े एक महान व्यक्ति थे, लेकिन शरणार्थियों के प्रति उनके व्यवहार में कई बार ऐसे बदलाव देखे जाते थे जो एक चर्चा का विषय उस दौर में बनते थे। तो मिसाल के तौर पर जब वो दिल्ली में जब शरणार्थी काफ़ी पहुंच रहे थे, तो गांधी जी के 3-4 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि जब से सिख शरणार्थी दिल्ली में आए, तब से दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ गई है। अच्छा। तो ये किसी भी सेंसिटिव नहीं है, अमानवीय आप इसको कह सकते हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा कि शरणार्थी बहुत बार्गेनिंग करते हैं किराने वालों से और रिक्शे तांगे वालों से, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मत खरीदो उतना सामान, और तांगे में तुम नहीं बैठ सकते हो तो पैदल जाओ, पाँव का इस्तेमाल करो, पैर क्यों दिए तुम्हें भगवान ने। तो भाई बार्गेनिंग करना, अगर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो थोड़ा मोल भाव तो करेगा ही, लेकिन उसको लेकर भी उस तरह के बयान देते थे। एक जगह पे उन्होंने कहा कि सिख जो हैं वो शराब पीकर नंगी तलवारें लहराते हुए घूमते हैं चांदनी चौक इलाके में, तो इससे माहौल वहाँ का बिगड़ता है, ये उन्होंने कहा। एक बार बड़ा ही उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली, जब मैंने पहली बार बयान पढ़ा था तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी। इतने साल बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, जबकि मैं ना शरणार्थी परिवार से आता हूँ, ना मैंने उसको देखा, मैंने इसे सुना ही है। तो मैं सोचता हूँ कि उस वक्त जब इस बयान को रिफ्यूजीज़ ने सुना होगा, हिंदू सिख रिफ्यूजीज़ ने, तो उन्हें कितनी पीड़ा पहुँची होगी। तो गांधी उस वक्त बिरला भवन में रुकते थे, और बिरला भवन अभी भी, आज वहीं पे गांधी जी की हत्या हुई तो आज भी मौजूद है। बिरला भवन में उनको सब लोग सुनने के लिए आते थे, तो उसमें कुछ शरणार्थी भी उनको सुनने के लिए जाते थे प्रार्थना सभा में। तो शायद घनश्याम दास बिरला उस बिल्डिंग, उस इमारत के मालिक थे, तो शायद घनश्याम दास बिरला या उनके स्टाफ ने गांधी जी से शिकायत करी कि आपकी प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं वो यहाँ से लगे फल जो हैं पेड़ों में वो तोड़ कर ले जाते हैं। तो गांधी जी ने सीधे शरणार्थियों पर आरोप लगाया। अब उनको सुनने तो और भी समुदाय के लोग आते थे। उन्होंने कहा कि जो प्रार्थना सभा में शरणार्थी मुझे भाषण सुनने के लिए आते हैं वो यहाँ से फल चुरा के ले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं करते। तो सोचिए, जो व्यक्ति अपनी कोठियां छोड़कर लाहौर पेशावर में आए थे, वजह क्या थी? गांधी जी को इतना क्यों एक घृणा मैं कहूं, या एक वो भावना क्यों थी इन शरणार्थियों के लिए? गांधी, घृणा शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गांधी जी का ईगो हर्ट हुआ था कि गांधी जी की एक जिद थी। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पहले तो गांधी जी सो कॉल्ड रूप से बंटवारे पर सहमत नहीं थे। मैं सो कॉल्ड बोलता हूँ तथाकथित रूप से, क्योंकि वो सहमत अगर नहीं होते तो फिर अनशन पे बैठ जाना चाहिए था। हमने पिछली बार चर्चा भी की थी। अनशन वंशन तो किया नहीं उन्होंने, बस यही कहते रहे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो अनशन भी नहीं किया, कोई आंदोलन भी नहीं किया। लेकिन गांधी जी उसके बाद एक बात उनकी जिद थी, और वो इतना बड़ा हट था उनका, इतना बड़ा हट था कि जो जहां पर है वो वहीं पे रहे। अच्छा, मतलब जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हैं वो वहीं पर रहें, और भारत में जो रहने वाले जो मुसलमान हैं वहीं रहें। मतलब जनसंख्या की बिल्कुल भी अदला बदली ना हो। लेकिन जब ये हो गई, ये होना शुरू हो गई, खासकर मुसलमान तो उतनी तादाद में नहीं गए, लेकिन जब हिंदू और सिख वहां से बड़ी तादाद में आने लगे, तो गांधी जी को जो एक फॉर्मूला था वो एक बार फिर, जिनको जिस फॉर्मूले को बड़ा गर्व था, जिसको कहते हैं अहिंसा का फॉर्मूला, वो एक बार जब फिर वो एक बार टूटता हुआ दिखाई दिया, फॉर्मूला फेल होते हुए देखा, तो गांधी जी का ईगो फिर से हर्ट हो गया। और गांधी जी ने फिर जिद पकड़ ली कि नहीं, और ये बाकायदा संपूर्ण गांधी वांग्मय में सारे भाषण पढ़ी है। मैं कहता हूं कि आप 10 अगस्त 1947 से निकालकर गांधी जी के अंतिम दिन तक के सारे भाषण छपे हुए, रोज प्रार्थना सभा में बोलते थे, चिट्ठियां लिखते थे, भाषण देते थे, पत्रकारों से बात करते, सब कुछ भारत सरकार ने छाप रखा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। संपूर्ण गांधी वांग्मय में सारे भाषण आप पढ़िए, मैंने पढ़े हुए इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसमें वो बार बार ये दोहराते थे हर दूसरे तीसरे दिन कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थी आए हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा। और जो मुसलमान वहां पर चले गए हैं, कुछ ही गए थे, जो भी गए हैं वो वापस भारत आ जाएं। तो और शरणार्थी जब उनसे मुलाकात करने जाते थे, अपनी समस्याएं बताने गांधी जी के पास बिरला भवन जाते थे, और गांधी जी को कहते थे कि ये समस्या हो गई या वो समस्या, तो गांधी जी उनको बड़े ताने मारते थे कि तुम भागकर क्यों आ गए, वहीं पर क्यों नहीं तुम मर गए, अपने जान दे देते, लेकिन अपनी जगह नहीं तुम्हें छोड़नी चाहिए थी। तो एक शरणार्थी उनसे मिलने आते हैं, एक ग्रुप आता है, वो शरणार्थी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस का NWFP का शिविर से के रहने वाले गांव के लोग गांधी जी से मिलने आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं, बोले तुम वापस क्यों नहीं चले जाते हो? तो वो शरणार्थी इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं बापू किस तरह की बात करते हो आप हमसे, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही करते रहे, और जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, जिन्होंने हमारी हत्याएं कर दी, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किए, हम वापस उन भेड़ियों के पास चले जाएं?
तो लड़ लेते हैं वो लोग गांधी जी से। तो गांधी जी का यहाँ पे ईगो है, मतलब घृणा से ज्यादा ईगो है कि ये मेरी सुन नहीं रहे हैं शरणार्थी, ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जिद। समझ नहीं आ रहा था गांधी जी के कि ये वहां पे सेफ नहीं है, उनको अभी भी समझ नहीं आया था नेचर क्या चल रहा है वहां, खून के प्यासे हैं उनके सब लोग, या मतलब अपीजमेंट थी ये, या दिमाग काम करना बंद कर गया था, शत्रुबोध की कमी थी, क्या थी ये गांधी जी में? गांधी जी का जो मैं आपको सब जो आपने सारे 4 वर्ड बोले उन्हीं का एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो दूरदृष्टि जैसी कोई चीज़ नहीं, बात कि सवाल ही नहीं आता। वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते थे और उनके पूरे राजनीतिक जीवन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत जो था वो अहिंसा का सिद्धांत था। वो उस अहिंसा के सिद्धांत को ये इस कदर अपने साथ पकड़े हुए थे कि वो ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे कि ये सिद्धांत खोखला साबित हो चुका है। ये सिद्धांत लाशों, इस सिद्धांत के ऊपर 30-40 लाख लाशें गिर चुकी हैं इस सिद्धांत, लेकिन वो उस सिद्धांत को पकड़कर बैठे हुए थे। इवन आचार्य कृपलानी जो बंटवारे वाली जो बैठक होती है कार्य समिति की, उसके अंदर कहते थे कि हमने देख लिया गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत फेल हो गया, ये काम नहीं आ रहा है। मतलब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तक ये मुंह पे कह चुके थे गांधी जी की कि आपका अहिंसा का सिद्धांत फेल हो चुका है। मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गांधी जी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं हो रहा था। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मौलाना आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, उठा के पढ़ लीजिए। बोले जिस गांधी की आवाज पे लाखों करोड़ लोग सड़कों पे आ जाते थे एक जमाने में 30 और 40 के दशक की शुरुआत तक, आज ये मौलाना आजाद लिखते हैं कि गांधी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता था। तो गांधी जी का सिद्धांत वो खोखला साबित हो गया था, तब भी गांधी जी उसको पकड़ कर बैठे हुए थे। दूसरी बात आपने की शत्रुबोध की, तो गांधी जी का जो शत्रु, ऐसा नहीं है कि अब आप कोई कहेगा गांधी जी जैसे महात्मा जैसे व्यक्ति में शत्रुबोध आखिर हो ही कैसे सकता है, ये कहना आसान लगता है, लेकिन गांधी जी बहुत वेंडिक्टिव थे। अब वेंडिक्टिव को आप शत्रुबोध मानते हैं या नहीं मानते, एक बहस का चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन गांधी जी इतनी आसानी से अपने विरोधियों को बख्शते नहीं थे राजनीतिक तौर पर। सुभाष चंद्र बोस उसके एग्जाम्पल और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप उनकी जब राजनीतिक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आखिरी में जब सरदार पटेल ने उनके साथ रिवोल्ट किया, गांधी जी से बगावत की, तो सरदार पटेल को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। तो गांधी जी राजनीति में वेंडिक्टिव थे, लेकिन वेंडिक्टिव वो अपने ही लोगों के प्रति होते थे। मिसाल के तौर पर वो कभी वेंडिक्टिव जिन्ना के लिए नहीं हुए। क्यों नहीं? जिन्ना के लिए वेंडिक्टिव अगर हुए होंगे तो 1920 के दशक में हुए, जब जिन्ना कांग्रेस में था। तो बेसिकली वो वेंडिक्टिव अपने ही लोगों के प्रति होते थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल हो या उनको। तो ये क्या, तो ये जो शत्रुबोध की बात कर रहे हो, तो शत्रुबोध की कहानी इतनी ही है बस। नहीं, तो इसको जरा हम फर्दर अगर एनालाइज करें, ये क्या अपने लोगों पे ही शेर थे जो इनकी सुन रहे हैं? हाँ, बाहर वालों के आगे डर जाते थे? बिल्कुल, यही कह सकते हैं हम, है ना? कुछ लोग होता है ना अपने घर में शेर हैं, मतलब जो मेरी सुनता है उसी पर बस चलता था उनका बस। तो जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमानों ने कभी उनकी नहीं सुनी, है ना? मुसलमानों ने कभी उनको अपना नेता नहीं माना। अब आज की तारीख में कोई भी मुसलमान मैं देखता हूँ ओवैसी से लेकर निचले स्तर तक गांधी की बहुत बातें करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, मतलब ये तो बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि मतलब ये तो रात में सूरज निकल आए या दिन में चांद, रात में उजाला हो जाए दिन में अंधेरा हो जाए। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने गांधी का नाम लिया। दिस वाज द नेशन ऑफ गांधी। हाँ, अब तो गांधी तो पाकिस्तान के लोगों को भी अच्छे लगने लगे। हम बात, लेकिन गांधी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना। तो बड़ा वो ये उनके अंदर था, मुसलमान मुझे अपना नेता माने। तो आज़ादी के बाद मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, भारत में रह गए मुसलमानों के पास, क्योंकि जिन्ना तो छोड़ छाड़ के चला गया बेवकूफ़ बना के इनको, और ये कहीं की नहीं बचे। पहले तो जिन्ना जिन्ना चिल्लाते रहे। तो वो डोमिनिक लापेर और लैरी कॉलिंस अपनी बुक इंडिया विंस फ्रीडम में भी लिखते हैं कि जो एक समय जिन्ना जिन्ना चिल्लाते थे मुसलमान, अब गांधी उनको मसीहा अपने नजर आने लगे। गांधी उनकी जान बचा रहे थे यहाँ पर। तो गांधी को मुसलमानों का नेता बनने का जो उनका एक अधूरा ख्वाब था, जिसको कभी पूरा नहीं कर पाए थे। तो वो बड़ा एक मशहूर किस्सा ऐसे याद आ गया, वो और सुना देता हूँ। जेल में बंद थे सरदार पटेल और गांधी जी 30 के दशक में कहीं। तो महादेव देसाई भी उनके साथ तब बंद थे, गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और ये राजमोहन गांधी ने, गांधी जी के जो पोते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़ा ही मज़ेदार वर्णन लिखा है कि जेल के अंदर इनके बीच में क्या क्या चर्चाएं होती थी। क्योंकि महादेव देसाई जो थे वो रोज़ अपनी डायरी लिखते थे, बड़ी प्रसिद्धि भी है महादेव भाई की डायरी के नाम से वो। तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि आप भी जेल में हैं, समय है अभी हमारे पास काफ़ी, तो आप उर्दू क्यों नहीं सीख लेते हो सरदार? अच्छा। हाँ। तो सरदार पटेल उर्दू सीख के होगा क्या? बोला नहीं, सीख लेना चाहिए।
बोला बापू आपने भी तो उर्दू सीख रखी है, कौन मुसलमान आपको अपना नेता मानता है? अच्छा, माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया जेल के अंदर उस जमाने में। ये महादेव देसाई ने लिखा, बाद में राजमोहन गांधी ने उसको अपनी पुस्तक एक पटेल लाइफ के अंदर लिखा है। अच्छा, मतलब ये कोई बात मन से हम नहीं कह रहे, कई बार नीचे लोग कमेंट लिख देते हैं ना, बड़े भोले लोग होते हैं ट्रोलर्स, मतलब ट्रोलर जो है वो बड़े भोले भी होते हैं। वो लिख देते हैं, अरे तू क्या पैदा हो गया था तब? क्या तू जेल के अंदर गांधी जी जो पटेल के साथ बैठा था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तो उनको ये बताना पड़ता है कि उस वक्त महादेव देसाई मौजूद थे, उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, उस डायरी को राजमोहन गांधी ने लिखा है। तो जब भी हम आगे भी हम बात करें डियर ट्रोलर्स, तो हम रेफरेंस के साथ बातें कर रहे हैं, और उस वक्त जो लोगों ने लिखा है हम उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब हम अपने मन से नहीं कह रहे। सो ये गांधी जी का एक मुसलमानों के प्रति जो उनका नेता बनने का जो एक ख्वाब था वो पूरा होता हुआ उनके अंतिम समय में दिख रहा था। इसलिए वो शरणार्थियों के साथ वो कहीं ना कहीं शरणार्थी उनके नजरों के अंदर पिस रहे थे। नेहरू का क्या चल रहा था तब? बिकॉज गांधी जी तो ये मिल रहे थे। हाउ वाज नेहरू रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन? और ये जो एक बर्थ ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट स्टार्ट हुआ, भाई आम तौर पे अगर कोई आदमी सोचे मुस्लिमों ने अपना एक देश बना लिया, गए नहीं, एक अलग बात है वहां, तो बड़ी नाराजगी होनी चाहिए, जैसे सरदार पटेल को थी नाराजगी। याद है हमें वो वाला बयान कि अरे रातों रात क्या इनमें लॉयल्टी आ गई है। नेहरू का क्या भावना चल रही थी तब? और गांधी जी को, इनको उन पे मुस्लिम्स पे कहीं गुस्सा नहीं आ रहा था? उल्टा ये गुस्सा छोड़ के लुभाना किस पल स्टार्ट हो गया और बढ़ता चला गया? जरा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। लुभाना जो स्टार्ट हो गया, और मैं नेहरू पे आऊंगा, उसके लिए गांधी का लुभाने वाली जब आपने बात कही तो उसके लिए बड़ा सबसे सटीक एग्जाम्पल एक कैंप का आता है। दिल्ली में भी दंगे हुए थे, तो उन दंगों के अंदर मुसलमानों पर जब हमले हुए दिल्ली में कुछ इलाकों में, तो लाल किला आपने देखा होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पुराना किला जो चिड़ियाघर के पास में बना हुआ है, तो यहाँ पर मुसलमानों का एक कैंप बनाया गया था कि जो चांदनी चौक और जो अन्य हिंदू बहुल इलाकों के जो मुसलमान थे वो अपने घर छोड़ कर आ गए थे, और उनके लिए एक मुसलमानों के लिए कैंप बना दिया गया था दंगों में, ये अपना पुराना किला में, और वहाँ पे कैंप बनाकर रहते थे मुस्लिम लोग। और साथ में शरणार्थियों के भी कैंप थे जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे, उनके भी कैंप हुआ करते थे। तो गांधी जी जब दिल्ली पहली बार आज़ादी के बाद आते हैं, आज़ादी के समय तो कलकत्ता में थे आज़ादी के दिन वो, जो और जब कलकत्ता में दंगे रुकवा देते हैं वो आमरण अनशन करके सुहरावर्दी के साथ बैठकर, तो वापस जब वो दिल्ली आते हैं तब तक सितंबर का दूसरा हफ्ता लग चुका होता है। तो वो पहले दिन ही या दूसरे दिन ही दोनों कैंपों का दौरा करते हैं, मुसलमानों के शरणार्थी कैंप का भी दौरा करते हैं और हिंदू सिखों वाला भी करते हैं। तो जब वो मुसलमानों के शरणार्थी कैंप पुराना किला में जाते हैं तो वहां पर भयंकर गंदगी देखते हैं, इतनी गंदगी कि गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है। और गांधी जी की एक अच्छी बात बहुत थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉलो किया है, स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता को लेकर बहुत बहुत जागरूक रहते थे, और इसलिए आपने देखा होगा कि स्वच्छता मिशन जो मोदी जी ने बनाया उसमें गांधी जी का चश्मा उसके लोगो में है। तो गांधी जी को स्वच्छता से बड़ा प्यार था, और जब देखते हैं भयानक गंदगी उस कैंप के अंदर देखते हैं, तो गांधी वहां पर एक बड़ा अजीब सा बयान देते हैं। अच्छा। गांधी वहां पर उस गंदगी को देख के रहते हैं, बोले इतनी गंदगी में आप कैसे रह लेते हैं? और मुझे आश्चर्य होता है कि जो बाहर सेना खड़ी हुई है, बाहर जो सैनिक खड़े हुए हैं, भारतीय सेना के सिपाही जो खड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस के सिपाही जो खड़े हुए हैं, ये बंदूकों को छोड़कर इस गंदगी को, जो इस कैंप के अंदर, मुस्लिमों के कैंप के अंदर जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ क्यों नहीं करते हैं? इनके टॉयलेट क्यों नहीं साफ करते हैं? ये रिकॉर्ड में है संपूर्ण गांधी वांग्मय में। अच्छा। मतलब गांधी जी ने कहा भारतीय सेना को कि मुसलमानों के कैंप के टॉयलेट साफ करो। अरे बाप रे। टॉयलेट साफ करो। कोई कह सकता है कि ये बात उन्होंने हिंदुओं के कैंप के लिए भी कही होगी। ठीक 2 घंटे बाद वो हिंदुओं के कैंप में जाते हैं, तो उतनी गंदगी नहीं देखते हैं, लेकिन गंदगी कैंप तो जब इतने लगते हैं तो सीवेज वगैरह की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, आप भी सब समझते ही हैं। तो गांधी जी कहते हैं देखिए, भारत में आप आए हैं, पाकिस्तान छोड़कर, आप हिंदू सिख भाई हैं हमारे, हम आपको रहने की जगह तो देंगे, लेकिन सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वाह। तो आप अंतर देख रहे हैं। मुस्लिमों के कैंप में आप कह रहे हो कि इंडियन आर्मी, बहुत ही माफ कीजिएगा दर्शकों मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि मुस्लिमों के कैंप में आप कहते हैं इंडियन आर्मी से कि इन मुसलमानों की पॉटी साफ करो, और हिंदुओं के कैंप में जाके क्या कह रहे हो कि हम जगह तो दे देंगे रहने के लिए, लेकिन अपनी साफ सफाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये जो अंतर थे, अब यही अंतर नेहरू के साथ हम आते हैं। तो नेहरू की जो भूमिका थी, खासकर शरणार्थियों, लोगों में गुस्सा आ रहा था जब ये सब बातें बोल रहे थे, व्यक्त हो रहा था किसी अंदाज में, रिएक्ट हो रहा था, बिल्कुल रिएक्ट होता था। तो गांधी जी कुरान के पाठ कर रहे थे मंदिरों में या अपनी प्रार्थना सभा में, रोज विरोध होता था। कुरान के पाठ करते थे, कुरान की आयतों के जब पाठ होते थे उनकी प्रार्थना सभा में, तो शरणार्थी उठ के खड़े हो जाते थे, बोला इन्हीं आयतों को पढ़कर हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, हमें भगाया गया है, और आप यही पढ़ रहे हैं।
तो गांधी जी जिद करते थे, तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, वो बीच में पाठ होता था, मतलब पहले हिंदू भजन गाए जाते थे और फिर वो कुरान की आयतों का पाठ होता। तो गांधी ने उसको बंद नहीं किया। गांधी ने कहा कुरान की आयत से ही मेरी प्रार्थना सभा शुरू होगी। ये ऑन रिकॉर्ड है ना? ऑन रिकॉर्ड। अरे भाई साहब, कुरान की आयतों वाली से जुदा हो जाएगा भाई साहब अगर कुछ गलत बोल दिया तो। नहीं। तो कुरान की आयत से ही, कुरान की शिक्षाओं से उनका प्रार्थना सभा गांधी जी की शुरू होती थी। और गांधी जी कहते थे इसकी शुरुआत में विरोध हो जाए तो जिसको जाना होगा वो चला जाएगा उठ के। तो ये जिद थी। खैर ये विषय हमारा नहीं अभी। तो जो नेहरू वाला जब हम एंगल की बात कर रहे थे, तो नेहरू के क्या विचार थे शरणार्थियों के बारे में, वो मैं 2-3 घटनाओं से आपको बता देता हूँ। और ये ट्रोलर्स के लिए, क्योंकि उनको फैक्ट्स बड़े चाहिए होते हैं, फैक्ट चेक उनको करना बहुत जरूरी होता है, तो थोड़ा सा काम उनको पर भी मिल जाए। आपको वैसे ट्रोल करते नहीं है वो? आपके बारे में जो आप पिछली बार भी जो था बड़ी तारीफ ही कर रहे थे कि भाई एक एक चीज विद रेफरेंस थी, इसलिए आप नहीं आते उस श्रेणी में, मेरा मानना है। अब कोई आ जाए तो ठीक है। तो फैक्ट्स के साथ ही बात करता है। तो मैं फैक्ट्स के साथ 3-4 किस्से नेहरू जी के बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि नेहरू जी की मानसिकता क्या थी। एनवी गाडगिल वाला तो हम पहले बता ही चुके हैं आपको पिछली बार, है ना, कि किस तरह से नेहरू नुक्कड़ सभाओं में जब भाषण देते थे उसमें बहुत जहर उगलते थे वो हिंदू कॉज के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए, और बड़ी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते। तो एनवी गाडगिल ने उनका विरोध किया था। गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइट के अंदर उन्होंने पूरा लिखा है कि नेहरू के जो भाषण थे वो एनवी गाडगिल उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जैसे आज गडकरी मोदी जी के मंत्री हैं, तो बड़ा पद होता है। तो वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म इनसाइट में लिखा है कि, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले पॉडकास्ट में हमने बता दिया था कि नेहरू जी के भाषण जो थे वो नफरत तो कम नहीं कर रहे थे, ना मलहम लगाने का काम कर रहे थे हिंदू और सिख शरणार्थियों पे, बल्कि उनकी भावनाएं और भड़का रहे थे और उनके दर्द को और बढ़ा रहे थे। तो नेहरू जी इस तरह के भाषण देते थे। इसके अलावा एक किस्सा उनका और है, और ये प्यारेलाल नैयर जो गांधी जी के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी रहे अंतिम समय में, उन्होंने पूर्ण आहुति में लिखा है। और ये किस्सा नेहरू जी की जीवनी के अंदर भी आता है और किस्से को फिल्मों के अंदर भी एक जगह पे दिखाया गया है। तो क्या हुआ, एक बार नेहरू जी गुजर रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली में तब दंगे चल रहे थे। तो उन्होंने शरणार्थियों के एक झुंड को देखा कि जो कहीं से दंगे में शामिल होकर आया था, और कुछ सामान उसके पास था जो लूटा हुआ सामान था। निश्चित तौर पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार हुआ, ऑब्वियसली, तो मनुष्य है ना, वो कोई महात्मा गांधी तो थे नहीं, या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान लोग तो थे नहीं। मेरे और करण जैसे सामान्य आम लोग थे, जिनमें अपने बदले की भावना भी होती है, और ऐसा मनुष्य सामान्य नहीं होता है जिसमें बदले की भावना हो। तो जो उनके साथ हुआ था पाकिस्तान में, उनको मौका मिला, वो लेकर अपना लूट का सामान जा रहे थे। नहीं करना चाहिए। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनको भी विरोध करना चाहिए, वहां तक भी सही है। उन्होंने गाड़ी वहां पर रोकी और वो शरणार्थियों की भीड़ में घुस गए, और उन्होंने, नेहरू ने कहा, ये सब प्यारेलाल नैयर ने लिखा है, और नेहरू ने उनसे कहा कि मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे लुटेरे, उचक्कों और चोरों को इस देश में शरण दे दी है। ये नेहरू ने उस भीड़ से कहा। ठीक है, उस भीड़ ने गलत किया, वो एक विषय हो सकता है, लेकिन आप सभी शरणार्थियों को चोर, उचक्का, लुटेरा और चोर तो नहीं कह सकते। ये नेहरू ने कहा कि मुझे शर्म आती कि तुम जैसे लोगों को मैंने इस देश में शरण दे दी है। तो उधर से किसी शरणार्थी ने विरोध किया, बोले हमारे साथ भी तो यही हुआ। तो नेहरू ने उसकी गर्दन पकड़ ली हिंदू युवक की, और गला दबाने लगे उसका। तो प्यारेलाल नैयर की जो बहन थी, डॉक्टर सुशीला नैयर, जो बाद में भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी, और एम्स बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। गांधी जी की बड़ी करीबी सहयोगी थी वो। प्यारेलाल नैयर की सगी बहन भी थी गांधी जी के सेक्रेटरी की। वो बेचारी पहुंची और उन्होंने नेहरू के हाथ छुड़ाना शुरू किए। तो नेहरू ने गुस्से में सुशीला नैयर को धक्का दे दिया, अच्छा, और गर्दन नहीं छोड़ी उस हिंदू शरणार्थी की। वो, लेकिन हिंदू शरणार्थी का भी दिल देखो, वो सब कुछ लुटाकर आया है, और एक व्यक्ति उसका गला घोट रहा है, और उसने मन क्या जवाब दिया, कारण उसने जो जवाब दिया ना, वो मतलब सैल्यूट है उसको। बोला, जी पंडित जी, मुझे मार दीजिए, मुझे इस बात का गर्व होगा कि मुझे देश के प्रधानमंत्री ने जान से मारा। वाह। तो उसके बाद भी वो, तो नेहरू जी सुन के शायद नेहरू का एहसास हुआ कि वो अब हद से आगे बढ़ रहे हैं, या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने गर्दन छोड़ दी। तो एक व्यवहार उन्होंने ये किया। तीसरा व्यवहार में बता, तो मैं सिर्फ व्यवहार बता रहा हूं आपको, कोट एंड कोट के साथ, रेफरेंस के साथ। कई लोगों को बिलीव ना हो कि ये व्यक्ति जिसको ऐसा सोफिस्टिकेटेड और ब्रिटिश बाय एजुकेशन एंड दिस बाय सोल और ऐसे खड़े होते हैं, वो ऐसे जैसे गली मोहल्ले के गुंडे और मवालियों वाली हरकतें हैं, वो कर सकते हैं प्रधानमंत्री होते करते थे। मैं भी आपको बताते चल रहा हूँ रेफरेंस के साथ सब कुछ। जी। एक एक बुक का रेफरेंस दूंगा, किसी को कोई शक नहीं रहेगा। तीसरी बुक मैं रेफरेंस दे रहा हूँ,
पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक का। एज ए जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूं कि भारत की इतिहास में, भारत के इतिहास में उनसे बड़ा पत्रकार कोई नहीं हुआ है, दुर्गादास। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक कमेटी बनाई गई शरणार्थियों के लिए कि शरणार्थी आ गए हैं, तो उस कमेटी के अंदर दुर्गादास भी थे। मतलब कमेटी का काम था कि एक अलग से एक शहर बसा दिया जाए शरणार्थियों के लिए दिल्ली के पास में, क्योंकि ये सब छोड़ छाड़ के आए तो 5-1 साल में एक शहर बसा देते हैं इनके लिए, जिससे कि जीवन पटरी पे आए इन शरणार्थी, हिंदू शरणार्थियों का। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में दुर्गादास भी थे और उसमें लाला योधराज थे, और लाला योधराज PNB बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे। 1-2 लोग और थे प्रतिष्ठित लोग पंजाब के, मैं उनके नाम नहीं जानता, 2 नाम मैं जानता हूँ। तो ये 4-5 लोग नेहरू जी से मिलने गए। तो दुर्गादास कोट अनकोट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब हम नेहरू जी से मिलने के लिए गए तो हमने उनको कहा कि हमने ऐसा सोचा है कि जो हिंदू पंजाब से जो हिंदू और सिख शरणार्थी आए हैं, तो इन पंजाबियों के लिए हम जो है दिल्ली से 7 मील दूर एक हमने जगह सोची है, इनको एक पूरा एक छोटा सा शहर बसा देते हैं, तो ये इनका जीवन यापन पटरी पर आ जाएगा। कोट अनकोट दुर्गादास लिखते हैं कि नेहरू मेरी ये बात सुनते से ही गुस्से में तमतमा गए और लाल हो गया उनका चेहरा। अच्छा। और उन्होंने कहा 7 मील? बोलो सुनो दुर्गादास, इन पंजाबियों को मैं दिल्ली के 700 मील के दायरे में नहीं बसने दूंगा। अरे बाप रे। क्योंकि ये भारत में जो अभी पूरा नफरत का माहौल फैला हुआ है, इसकी जड़ यही लोग हैं। ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री का रवैया था इस देश के शरणार्थियों के प्रति, जो सब कुछ लुटा कर आए थे। और बंटवारे का फैसला किसने लिया था? इन्हीं नेहरू और इनके सहयोगियों ने लिया था। उन शरणार्थियों तो ने नहीं कहा था कि आओ भैया तुम देश के 2 टुकड़े कर दो और हम अपना सामान उठाकर भारत आ जाएंगे। उनने तो नहीं कहा था। तुमने टुकड़े करे, उन पर अत्याचार हुए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, मजबूरी में वो आए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें उन्हें सुविधाएं देनी थी, और तुम कह रहे हो मैं 700 मील के दायरे में इन पंजाबियों को नहीं बसने दूंगा। ये भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनाएं थी लुटे पिटे शरणार्थियों के प्रति। रुक जाइए, अभी और भी बाकी है। जी। एक मदनलाल पाहवा का नाम आपने सुना होगा। मदनलाल पाहवा वो व्यक्ति था, गोडसे का साथी था, जो गोडसे के साथ 6 लोगों ने गांधी जी को मारने का पहला प्रयास 20 जनवरी 1948 को किया था, गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले, जिससे मदनलाल पाहवा ने प्रार्थना सभा में बम फोड़ा था। वो स्पॉट पे गिरफ्तार हो गया था और उसको उम्र कैद हुई, और बाद में वो अभी 2011 में उसकी मृत्यु हुई है मुंबई के अंदर। बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। तो 1998 में मदनलाल पाहवा ने आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उस इंटरव्यू में मदनलाल पाहवा ने बोला कि 20 जनवरी को जब मैंने पहला गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फोड़ा था, तो उसके 2 दिन पहले सब्जी मंडी दिल्ली अभी भी है, वहां पर नेहरू जी भाषण देने आए थे, जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी, उनके साथ इंदिरा गांधी भी थी। तो बोले मैं वो भाषण सुनने के लिए गया था। तो नेहरू जी ने बड़ी बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता पे बात की। तो ये बकौल मदनलाल पाहवा ने आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू में कहा है, अगर किसी को हो तो वो ढूंढ ले, वो गूगल में भी सर्च करेगा तो इंटरव्यू गूगल में सर्च करो तो इंटरव्यू मिल जाता है वो। तो उसमें मदनलाल पाहवा कहता है उस इंटरव्यू में, मैंने इंदिरा गांधी का हाथ पकड़ लिया तो नेहरू ने मेरे को धक्का मार दिया। तो मैंने कहा पंडित जी, सिर्फ मैंने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा, इतने में आप इतना गुस्सा हो गए? सोचिए हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी जब हमारी बहनों के कपड़े हमारे सामने उतारे गए थे। तो ये स्थितियां नेहरू जी के साथ शरणार्थियों का जो व्यवहार होता था वो होता था। एक और किस्सा मैं बता देता हूँ। जब गांधी जी अपना अनशन कर रहे थे, अंतिम अनशन जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने और मुसलमानों की सुरक्षा के लिए उन्होंने किया था, तो उस अनशन में नेहरू के कहने पर लाठीचार्ज किया गया। जब अनशन का विरोध करने के लिए शरणार्थियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, तो नेहरू ने उनके खिलाफ लाठीचार्ज करवाया और लाठीचार्ज में कई शरणार्थी घायल हुए। अब ये बात मैं मन से नहीं कह रहा। और इसका जिक्र किया है मार्गरेट ब्रुक वाइट ने। मार्गरेट ब्रुक वाइट उस समय दुनिया की सबसे महानतम रिपोर्टर्स में से एक थी। वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे शानदार रिपोर्टिंग करने का खिताब उनको मिला था। टाइम मैगजीन में थी वो, और लाइफ मैगजीन में भी उन्होंने काम किया। तो वो वहाँ पर मौके पर मौजूद थी और उन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा। और जब पिटाई विटाई हो गई शरणार्थियों की पुलिस द्वारा, तो नेहरू एक दीवार पर चढ़ गए और भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अरे
तुम्हें तो 2-4 लट्ठी पड़े, 2-4 लाठियां ही पड़े, उसमें इतना परेशान हो गए, सोचो बापू हमारे लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। ऐसी बातें करके उनने शरणार्थियों को बहका दिया। ये मार्गरेट ब्रुकबाइट ने लिखा है। तो ये व्यवहार पंडित नेहरू शरणार्थियों के साथ कर रहे थे। तो जब देश के प्रधानमंत्री के अंदर ही संवेदनाएं नहीं है, राष्ट्रपिता उनके प्रति उतनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं गांधी जी, तो सोचिए क्या ही देश में खुशी का माहौल होगा। एक बात बताइए मुझे, इनकी और तो ऐसा संवेदनहीन व्यवहार था, जो लोग पाकिस्तान बना के चले गए, ठीक, ये जिन्ना और ये सब जितने थे, सोहरावर्दी, जिन्होंने खून बहाया यहाँ, उनसे कैसा वार्ता, उनसे कैसा संबंध चल रहा था? उनसे तो बहुत आक्रोश और गुस्से वाला होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। कैसा संबंध चल रहा था उस समय नेहरू जी का और इन सब का वहाँ? सोहरावर्दी से शुरू कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सोहरावर्दी से शुरू कर लेते हैं। सोहरावर्दी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, अब तो बुचर ऑफ बंगाल, अब तो फिल्म भी बन गई, फिल्म बन गई, जो डायरेक्ट हम लोग तो, एक्शन है। हालांकि मैं तो 10 साल से सोहरावर्दी की कहानियां सुना रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कि फिल्म बन गई तो और ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। तो सोहरावर्दी, बुचर ऑफ बंगाल। तो जब गांधी जी, भारत जब आज़ाद होने लगा, तो गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नोआखली जाएंगे और वहाँ पर हिंदू शरणार्थियों के, हिंदुओं के साथ उनके खिलाफ हो रही हिंसा को रोकेंगे। ये गांधी जी ने ऐलान किया अगस्त के प्रथम सप्ताह में 1947 में। निकले वो नोआखली के लिए थे, लेकिन बीच में उन्होंने हॉल्ट लिया कलकत्ता में। नोआखली तो पूर्वी पाकिस्तान में जा चुका था और कलकत्ता भारत का हिस्सा था, तो कलकत्ता में हॉल्ट लिया। तो कलकत्ता में जब गांधी जी ने हॉल्ट लिया, तो सोहरावर्दी वहां पर गांधी के पास पहुंच गया और बोला कि बापू आप नोआखली जाएंगे, वो तो बात की बात है, अब कलकत्ता के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? कलकत्ता में स्थिति बदल गई थी। 46 के डायरेक्ट एक्शन डे में सोहरावर्दी मुख्यमंत्री था, तो पावर उसके पास था, पुलिस वगैरह उसके पास थी। अब सोहरावर्दी हट चुका, मुस्लिम लीग की सरकार हट चुकी, कलकत्ता बन चुका है इंडिया का हिस्सा, सरकार है कांग्रेस की, मुसलमान अब कमजोर हैं, तो अब दंगा हो रहा है, तो हिंदू भारी पड़ रहे हैं। तो सोहरावर्दी ने बोला कि हम नोआखली तो आप बात की बात है, पहले तो कलकत्ता के मुसलमानों को बचाइए। तो गांधी जी ने कलकत्ता में रुकने का फैसला कर लिया। वो हैदरी मंजिल के अंदर रुके गांधी जी। उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा, और सोहरावर्दी को बोला कि तुम भी मेरे साथ हैदरी मंजिल पर रुकोगे। मैं अपनी पुस्तक में पूरा विस्तार से वर्णन किया है। तो हैदरी मंजिल में जब रुके तो लोगों ने इन पर पत्थर बरसाए। 14 अगस्त 1947 को, भारत की आज़ादी के एक दिन पहले, जिस जगह पर गांधी जी रुके हुए थे सोहरावर्दी के साथ, भारत की जनता उस पर पत्थर मार रही थी, उस बिल्डिंग पे। बाप रे। फिर गांधी जी सोहरावर्दी को लेकर आए और कहते हैं गांधी जी की लोकप्रियता के स्तर में बता रहा हूँ क्या पहुंच गया था तब। गांधी जी सोहरावर्दी को खिड़की पर लेकर आए, सोहरावर्दी ने माफी मांगी, तो भीड़ शांत होकर चले गई, क्योंकि थोड़ी देर में आज़ादी का जश्न शुरू होने वाला था रात 12 बजे से। फिर 28-29 अगस्त की, जहां तक तारीख मुझे याद है, एक रात भीड़ ने जो है धावा बोल दिया हैदरी मंजिल पे, और ऐसा धावा बोला कि गांधी जी की जान जाते जाते बची। है मैं नहीं कह रहा, गांधी जी ने खुद अगले दिन बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि मेरी तरफ, गांधी जी ने कहा कि लोगों ने मेरे ऊपर लाठी फेंकी, अगर वो लाठी मुझे लग जाती तो मैं मर जाता। प्यारेलाल नैयर ने भी लिखा कि अगर गांधी जी को वो लाठी फेंकी जाती तो गांधी जी मर जाते। गांधी जी की पोती, बहू आभा, जो उनके साथ रहती थी, मनु उनकी पोती थी, आभा उनकी बहू थी, तो आभा जो उनके साथ रहती थी, अंतिम समय तक भी उनके साथ थी, उसने भी लिखा कि गांधी जी को अगर उस रात लाठी फेंकी जाती तो मर जाते गांधी जी। तो सोचिए, भारत की जनता, भीड़, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जान से मारने की कोशिश भी कर रही थी। तो जो काम 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने किया, वो 28-29 अगस्त की रात में हो सकता था। संभावना थी इस बात की, क्योंकि भीड़ ने गांधी की हैदरी मंजिल में हमला कर दिया था, सोहरावर्दी उनके साथ था। तो गांधी जी बड़े दुखी हो गए। तो गांधी जी ने अगले दिन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। तब तक वो 1 सितंबर आ गई थी। तो गांधी जी का आज़ादी के बाद पहला आमरण अनशन था। 3 दिन तक गांधी जी ने अनशन किया। अब चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, पुलिस कांग्रेस की थी, तो भैया गांधी जी अनशन पे बैठ गए। तो बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, तो वो सब घबरा गए, भैया अब तो कैसे दिक्कत हो जाएगी, मतलब अब तो अंग्रेज देखते तब तक तो ठीक था, अब तो हमें सरकार में। तो जैसे तैसे करके दंगा कंट्रोल करवा के जो है शांति स्थापित करवा दी गई कलकत्ता में, हिंदुओं को समझा बुझा के, और ये अनशन तोड़वा दिया गया। तो गांधी जी ने अनशन तोड़ा संतरे का जूस पीकर। वो संतरे का जूस किसने पिलाया था? बताइए, आप ही बताएंगे, ये सब तो अंदरूनी किस्से तो आप ही को पता होते हैं। तो वो संतरे का जूस पिलाया था बुचर ऑफ बंगाल सोहरावर्दी ने स्वयं अपने पाक हाथों से। जिन हाथों पर हजारों हजार हिंदुओं के खून के दाग थे, उसने गांधी जी का आजादी के बाद का पहला अनशन स्वयं अपने हाथ से संतरे का जूस पिलाकर गांधी जी का तोड़ा। ये सोहरावर्दी था।
फिर सोहरावर्दी गांधी जी के साथ दिल्ली आ गया कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो गया नहीं ना, जिन्ना ने उसका पत्ता काट दिया था। असल में जिन्ना से उसकी आखिरी में लड़ाई हो गई थी। अच्छा। 47 के जब तक पाकिस्तान बना उसकी लड़ाई हो गई। तो जिन्ना ने तेरी जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये वजह थी, और दूसरा सोहरावर्दी की सारी फैक्ट्रीज, सारी प्रॉपर्टीज सब कलकत्ता में थी। अच्छा। तो वो जा नहीं सकता था, तो वो उसको सेटलमेंट में लगा हुआ था। तो क्या जलवा है, मारेंगे भी भारतीयों को, फिर जलवे से यहाँ बिजनेस भी देखेंगे और कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। सोहरावर्दी कहानी भी कई चौंकाने वाले खुरासे होने वाले। अच्छा, हाँ। तो सोहरावर्दी फिर दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में गांधी जी की प्रार्थना सभा के अंदर रोज वो गांधी जी के पास बैठता था। अच्छा। तो जब गोडसे और जब आपटे गांधी को मारने का प्लान बनाते हैं, तो ये दो लोगों को मारने का प्लान बनाते हैं। जो पहला 20 जनवरी का हमला था, उस पर 2 लोगों को मारने का प्लान था, कि गांधी को भी मारेंगे और सोहरावर्दी को भी मार देंगे, क्योंकि दोनों आसपास बैठते हैं। तो सोहरावर्दी को बकायदा दिखाया भी गया था कि जो काले सूट पहन के जा रहा है सोहरावर्दी है, जब रैकी करने गए थे बिरला बने ये लोग। खैर, तो सोहरावर्दी ने गांधी से काम ले लिया। उसने कहा कि चूंकि मैं पाकिस्तान में भी मेरे लिंक्स हैं, भारत में तो मैं हुई, तो मैं दंगे रुकवाने के लिए जिन्ना और कांग्रेस के बीच में एक दूत की भूमिका निभाता हूँ। तो गांधी जी ने उसको एक काम दे दिया था। तो वो यहाँ के संदेशे लेके जिन्ना के पास आता था, जिन्ना के संदेशे लेके गांधी जी के पास आता था कि भाई दंगा कैसे रुक सकता है। तो जब वो कराची गया जिन्ना से मिलने, तो वहाँ पर से एक संदेश लेकर आया। अब अभी उसकी चालाकी खत्म नहीं हुई। वो पाकिस्तान नहीं गया, भारत में लेकिन कितना बड़ा गेम खेल रहा है सोहरावर्दी। उसने गांधी को एक प्रपोजल दिया और कांग्रेस को एक प्रपोजल दिया कि देखिए, जो हिंदू यहाँ से पाकिस्तान से आए हैं उन्हें बसाने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग के नेताओं का कहना है कि भैया ये जो हिंदू गए हैं हमारे यहाँ से, हम इनको बसा लेंगे, लेकिन हम सिखों को अपने यहाँ नहीं बसाएंगे। क्योंकि सिखों ने बहुत मारकाट की है। तो सिखों को नहीं लेंगे, हिंदू को ले लेंगे। मतलब हिंदू और सिखों के बीच में रिफ्ट करवा दो, जो उस समय बहुत जरूरत थी पंजाब में एकता की, क्योंकि हिंदू और सिख मिलकर ही अपने बचाव कर रहे थे। तो हिंदू और सिखों के बीच में लड़ाई लड़वा दो तो दोनों को आसानी से निपटाया जा सकेगा। इतना शातिर था सोहरावर्दी, इस तरह के प्रस्ताव दिया करता था। तो सोहरावर्दी यहां पर रहा, गांधी जी मर गए उसके बाद भी रहा। फिर सोहरावर्दी बहुत ना सिर्फ जिसने हिंसा की थी और इस तरह से हिंदुओं को मरवाया था डायरेक्ट एक्शन डे में, बल्कि बहुत करप्ट भी था। तो 1940 के दशक की शुरुआत में जो बंगाल का अकाल पड़ा था, जी, उस समय वो रसद मंत्री होता था। अच्छा। बंगाल का, तब मुख्यमंत्री नहीं बना था। और उस दौरान जो चैरिटी का जो पैसा आया था उसमें उसने बहुत गबन किया था, अनाज में घोटाला किया था। तो उसके पास पैसे ही बहुत, वैसी बहुत संपत्ति थी, नवाब खानदान से आता था, और उस संपत्ति को उसने करप्शन से और बढ़ा लिया था। तो बहुत करप्ट था, वो टैक्स की चोरी भी करता था। वाह। तो भारत सरकार ने, भारत के टैक्स मंत्रालय ने 1949 के आसपास उसको 80 लाख रुपए टैक्स बकाये का नोटिस दे दिया। तब तक सोहरावर्दी भारत में। ओके। 80 लाख का टैक्स बकाया है, 80 लाख तुमको भरना पड़ेगा, नहीं तो हम कुर्की कर लेंगे, जो इनकम टैक्स करता है। तो सोहरावर्दी कहीं नहीं गया, सोहरावर्दी सीधे प्रधानमंत्री नेहरू के पास गया और बाकायदा सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो उसको इंदिरा गांधी सरकार के दौरान छापा गया है भारत सरकार की देखरेख में, उसके अंदर ये दर्ज है, मैं मन से नहीं बोल रहा। तो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर लिखा हुआ है कि सोहरावर्दी रात में नेहरू से मिलने आया और उसने बताया कि पंडित जी मेरे को तो 80 लाख का इन्होंने फाइन बकाया बता दिया है, और अब ये खबर जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान के अखबार लिखेंगे कि देखो जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गया उसका देखो कितना बुरा हश्र किया जा रहा है। वो तो आज भी करता है पाकिस्तान, है ना, कि हिंदुस्तान के मुसलमान तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मॉब लिंचिंग करता रहता है। तो ऐसी उसने सोहरावर्दी ने नेहरू को डर दिखाया, नेहरू डर भी गए। तो नेहरू ने उसी रात भारत के जो वित्त मंत्री थे मथाई साहब, उनको एक पत्र लिखा, और वो पत्र सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपा हुआ, मन से नहीं बोल रहा मैं, बाकायदा सरकार ने छापा उस पत्र को। उस पत्र में नेहरू मथाई को लिखते हैं कि आज रात सोहरावर्दी मेरे पास थोड़ी देर पहले आए थे। मतलब रात में 10 बजे सोहरावर्दी मिलता है नेहरू से, और 11 बजे रात में नेहरू मथाई को लेटर लिख रहे हैं। सोचिए, रात में जग के मथाई को नेहरू लेटर लिख रहे हैं सोहरावर्दी के लिए कि सोहरावर्दी आज मेरे पास आए थे और इन्होंने बताया कि इनको 80 लाख का नोटिस भेजा गया है, और अगर ये गलत है तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इस तरह से आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। अरे बाप। हो सकता है उनका एक पास्ट खराब रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो एक हमारे अच्छे मित्र हैं,
उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और अगर इस तरह से आप 80-80 लाख के नोटिस उन जैसे लोगों को भेजेंगे तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया को मौका मिल जाएगा कि वो ये भारत पर तोहमत लगा सकें कि भारत के लोग जो हैं, जो यहाँ रह गए मुसलमानों को कितना परेशान कर रहे हैं। तो भाई साहब 80 लाख रुपए माफ कर दिए गए सूरावर्दी के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रुकिए उसके बाद सूरावर्दी ने अपना सामान पैक किया, 80 लाख बकाया माफ करवाया, 2-2.5 साल से अपनी प्रॉपर्टी बेचने का पूरा प्लान बना चुका था। ये आखिरी फंदा फंसा हुआ था उसके गले में इनकम टैक्स का। ये इससे वो क्लीन हुआ, उसने सारी प्रॉपर्टी बेची, सारा उसने अपना धंधा वाइंड अप किया और सीधे पाकिस्तान पहुंच गया। और फिर 1954 या 56 में वो पाकिस्तान का 6ठा प्रधानमंत्री बना। क्या बात है। और एक लियोनार्ड मॉस्ले हैं, ब्रिटिश पत्रकार, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब एक बार उसको कराची से ढाका जाना था, तब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन चुका था सूरावर्दी। जब उसे कराची से ढाका जाना था तो सब इतने बड़े प्लेन नहीं होते थे कि इतना ईंधन आ जाए, तो ईंधन भराने के लिए उसको कलकत्ता में प्लेन को रुकना था। तो उसने लिखित में पाकिस्तान सरकार के पीएमओ ने, भारत के पीएमओ को एक पत्र भेजा कि सूरावर्दी का प्लेन जाएगा, कलकत्ता में 3 घंटे रुकेगा, इस दौरान ईंधन भरा जाएगा और ये हम आपसे ये आपसे हम वादा चाहते हैं कि इस दौरान कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए नहीं आएगा। सोचिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इनकम टैक्स के मामले इधर उलझे हुए थे उसके। तो ये तो सूरावर्दी की कहानी है। इतने मूर्ख कैसे थे सब? मेरे ये बिलीव नहीं होता कभी कभार, ये इतने मूर्ख थे या ये कॉम्प्रोमाइज थे कहीं ना कहीं? दोनों कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकते हैं? नेहरू, मतलब व्हाट डिड नेहरू? एक सूरावर्दी के नाम पे हमको ये दिखाना है कि देखो, जो पाकिस्तान के आंदोलन का इतना बड़ा नेता था, जो जिन्ना का राइट हैंड था, जिसने हिंदुओं के खून से अपने हाथ रंगे, देखो आज उसका दिल परिवर्तन हो गया है हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति की वजह से। आज वो गांधी जी के साथ मिलकर उसने जो है दंगे कंट्रोल कर रहा है, प्रार्थना सभा में बैठता है। तो वो आपको दुनिया को दिखाना है कि देखो, गंगा जमनी तहजीब, अहिंसा और 2 नेशन थियरी का सिद्धांत गलत है, सूरावर्दी हमारे साथ है। ये इस तरह ये सोच की वजह से मुस्लिम अपीजमेंट। और देखिए सूरावर्दी की कितनी, देखिए मौलाना आज़ाद में 50 बुराइयां थी। मौलाना आज़ाद की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मुसलमानों के अंदर वो अपना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाए। लेकिन ये बात सार्वजनिक तौर पर गांधी जी ने बोली और कितने शर्मनाक तरीके से मौलाना आज़ाद के खिलाफ बोली। गांधी ने एक भाषण दिया दिल्ली में जब दंगे चल रहे थे, बोला दिल्ली के मुसलमान मेरी बात नहीं सुनते हैं, गांधी जी ने कहा, क्योंकि दिल्ली के मुसलमानों पर मौलाना आज़ाद का प्रभाव नहीं है। मतलब मैं और मौलाना जो समझाना चाहते हैं वो मुसलमानों को समझ में नहीं आता, और दिल्ली के मुसलमान बात नहीं सुनते कि मौलाना आज़ाद का दिल्ली के मुसलमानों पे प्रभाव नहीं है। ये आज़ादी के बाद गांधी ने बोला। और अगली लाइन में गांधी जी बोलते हैं, बोला कलकत्ता में मैं दंगे रोकने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि कलकत्ता के मुसलमानों पर सूरावर्दी साहब का प्रभाव था। मतलब मौलाना आज़ाद की बेइज्जती कर रहे हो यार। जो हो आप, मौलाना आज़ाद के 50 लोग बुराइयां करें, लेकिन उसने भारत के साथ तो रहा, वो मरते दम तक उसकी कब्र यहीं बनी ना। उसने अखंड भारत की बात करी, पाकिस्तान का विरोध किया। उस व्यक्ति को अपमानित करने के लिए सूरावर्दी की तारीफ कर रहे हो, दोनों की तुलना करती हो, बोले तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है मुसलमानों में। बोलो प्रभाव तो सूरावर्दी साहब का, देखो कलकत्ता के मुसलमान कितनी बात मानते हैं उनकी। ऐसे मौलाना आज़ाद की बेइज्जती गांधी जी कर रहे थे। तो सूरावर्दी तो सबका बाप निकला। हाँ, बहुत शातिर था वो। की चोट पे हमारे हिंदू बहुत पैसे कमाए, टैक्स की चोरी करी, फिर पाकिस्तान गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर आपका रुचि है सूरावर्दी के असली चरित्र को पढ़ने की, तो लियोनार्ड मॉस्ले की बुक पढ़िए आप। उसमें सूरावर्दी के जो चरित्र को उसने वर्णित किया है ना, मैं अद्भुत है। और मॉस्ले बहुत बड़े पत्रकार थे, मैंने पुस्तक पढ़ी हुई है। मैंने सूरावर्दी का जो उन्होंने पूरा चरित्र चित्रण किया है वो पढ़ना चाहिए अगर किसी का इंटरेस्ट है उसको समझने में। तो ये सब हो रहा था। मतलब यहाँ के शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार चल रहा था और वहां उनके भाई टैक्स की भी रक्षा करी जा रही थी, उनकी देखभाल भी करी जा रही थी। अच्छा याद आ गया, अब चल दीजिए बात जब चल रही है तो। जोश मलियावादी का नाम सुना है आपने? जोश मलियावादी बहुत बड़े शायर। देखिए उर्दू के आधुनिक उर्दू में 3 बड़े शायर माने जाते हैं, है ना, उर्दू फारसी में। एक तो मिर्जा गालिब, दूसरे इकबाल, तीसरे जोश मलियावादी और चौथे फैज़ अहमद फैज़। ये 4 बड़े किरदार उर्दू शायरों में माने जाते हैं। तो जोश मलियावादी इधर मलियाबाद के हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भारत जब आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो जोश ने इच्छा जाहिर करी कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो मौलाना आज़ाद और नेहरू ने उनको मिलने बुलाया। नेहरू उनके बड़े कायल थे। अच्छा। ऐसे कई तस्वीरें मिल जाएंगी। जोश मलियाबादी के मुशायरे सुनने के लिए नेहरू जाया करते थे, नेहरू के फेवरेट शायर थे वो। तो नेहरू ने और मौलाना आज़ाद ने जोश को मिलने बुलाया। बोलो जोश साहब, आप पाकिस्तान मत जाइए। क्या चाहते, क्या करेंगे पाकिस्तान जाके? आपको हिंदुस्तान में सब देंगे हम,
बोला क्या देंगे आप? बोला आप बताइए क्या देंगे? बोला दिल्ली में मैं कैसे रहूँगा, अब इधर तो अब क्या है ये वो। बोला हम आपको एंड मिनिस्ट्री के अंदर एक उर्दू पत्रिका निकलती है, उसका हम आपको संपादक बना देंगे और बढ़िया उर्दू अकादमी वगैरह बना के दे देंगे, आप इधर रहिए, क्यों पाकिस्तान जाना आपको? तो जोश ने बोला कि क्या करना होगा मुझे इसके लिए? बोला सरदार पटेल से आपको मिलना होगा। सरदार पटेल एंड मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो जोश ने कहा, अपनी उनकी आत्मकथा यादों की बारात, उसमें लिखते हैं वो कि सरदार पटेल से जब मैं मिला तो वो मुझे किसी क्रिमिनल की तरह नजर आया। अच्छा। ये शब्द थे लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में, जोश मलियाबादी के शब्द हैं कि चेहरे से वो किसी क्रिमिनल की तरह नजर आए। जो व्यक्ति तुम्हें नौकरी दे रहा है वो तुम्हें क्रिमिनल लगता है, क्यों? क्योंकि वो हिंदू विचारधारा के व्यक्ति थे सरदार पटेल। ये जोश के शब्द हैं, यादों की बारात, उठा के पढ़ लो कोई भी। तो जोश मलियाबादी भारत में रह गए। भारत में रह गए तो भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया। तो पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और क्या दे सकता है एक देश? एक मुसलमान छोड़िए, एक बड़े शायर को इससे ज्यादा क्या दे सकता है कि भारत में आपको इतना बड़ा पद दे दिया, एक पत्रिका, सरकारी पत्रिका का संपादक बना दिया, पद्म विभूषण दे दिया, आप सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री नेहरू आपके मुशायरे सुन रहे हैं, मौलाना आज़ाद आपके दोस्त हैं, क्या चाहिए इससे ज़्यादा जीवन में? अचानक जोश मलियाबादी जो थे उनके अंदर का इस्लाम जाग गया, मुसलमान जाग गया। 1956 में उन्होंने घोषणा करी कि अब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्योंकि भारत में उर्दू खतरे में, अब मैं पाकिस्तान का नागरिक बनने जा रहा हूँ। तो भाई साहब नेहरू जी के तो तोते उड़ गए। तो नेहरू जी ने बुलाया, बोला जोश साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी मट्टी पलीद हो जाएगी, हमने आपको इतना सब कुछ दिया और अब आप पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं मैं तो जाऊँगा। बोले एक काम करो, हम आपको ये परमिशन दे देते हैं कि उर्दू से रिलेटेड कुछ काम वाम के सिलसिले में आप 9 महीने पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, 3 महीने आप इंडिया में रहना, साल के 12 महीने की सैलरी आपको एनबी मिनिस्ट्री से, केंद्र मंत्रालय से मिलती रहेगी, केंद्र सरकार से। जोश ने कहा कि नहीं साहब, मैं तो अब पाकिस्तान ही जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में उनको एक टॉकी चौकीस देने का और कुछ ज़मीन देने का कराची में वादा कर लिया गया था। जोश मलियाबादी चले गए। तो जोश मलियाबादी का एक शेर है जहाँ पे सुनाना चाहूँगा, गुलाम अली ने गाया उसको गज़ल में कि दिल की चोटों ने हमें चैन से जीने न दिया, जब चली सर्द हवा हमने तुम्हें याद किया, इसका गम नहीं कि क्यों दिल किया बर्बाद, इसका गम है क्यों इतनी देर में बर्बाद किया। तो ये जो खुद जोश की जो कविता शायरी है ये नेहरू पे फिट होती है। नेहरू गाते होंगे अक्सर कि बर्बाद किया तो किया, साला इतनी देर में क्यों बर्बाद किया कि आज़ादी के 6-7 साल 8 साल बाद तुम धोखा देके पाकिस्तान चले गए। तो ये भारत के कुछ मुसलमानों की फितरत थी उस वक्त कि सरकार से फायदे भी ले रहे थे, फायदा लेकर पाकिस्तान भी जा रहे थे। तो आई थिंक सबसे बड़ी ब्लंडर जो आपकी बातों से आई इज पागलों जैसा मुस्लिम अपीजमेंट स्टार्ट हो गया राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले तो चल ही रहा था खिलाफत और इन सब की तो हमने बात करी थी, बट ये और बढ़ गया रादर देन कि कम हो जाता, बिकॉज इसी के कारण पार्टीशन हो गया और सब कुछ हुआ, 2 नेशन थ्योरी का जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, बट ये और बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब गांधी जी की मृत्यु का समय आता है और वो एक टर्निंग पॉइंट है हमारे इतिहास का। वहां से मुस्लिम अपीजमेंट और आगे बढ़ता है, जो एक हिंदुत्व विचारधारा बढ़ रही थी, बिकॉज ऑपोजिशन भी हो रहा था। आपने जैसे कहा गांधी नेहरू की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी ग्राउंड पे, वो पूरी चीज फिर कैसे पलटी और आने वाले साल कैसे एक्सेलरेट हुए राइट अप टिल फिर 60s तक हम कैसे गए, जरा इसमें क्या हुआ कि गांधी जी की जो हत्या हुई जी, तो उसके पहले तक गांधी जी की लोकप्रियता बहुत गिर चुकी थी जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी की लोकप्रियता मतलब बिल्कुल, गांधी जी की लोकप्रियता की जब मैं बात कर रहा हूँ करण, तो गांधी जी की लोकप्रियता की तुलना गांधी जी की पुरानी लोकप्रियता से कर रहा हूँ। गांधी जी नो डाउट दुनिया के महानतम नेताओं में से एक हैं, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ था, जब वो अपने अंतिम दिन 30 जनवरी 1948 को अपनी मृत्यु से 1 मिनट पहले यानी 5:16 पर उनकी जो लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो उनके जीवन के सबसे निचले स्तर पर था। मतलब शरारती खुलेआम उनको उल्टा सीधा बोलते थे, नारेबाजी करते थे, उनके अनशनों का असर होना बंद हो गया था। जैसा मैंने बताया, मौलाना आज़ाद ने कहा उनकी अपीलों का असर नहीं होता था। कलकत्ता का किस्से मैंने बताया कि सोचिए आज़ादी के 15 दिन बाद भीड़ जो है वो गांधी जी को मारने के लिए दौड़ पड़ी, हैदरी मेंशन पे हमला कर दिया उसने। तो ये स्थिति गांधी जी की हो चुकी थी। लेकिन गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या कर दी तो भारत का इतिहास गवाह है कि भारत जो सनातनियों का इतिहास है वो कहीं ना कहीं जो उसको एक, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो भावुक हो जाते हैं। हमने इंदिरा गांधी की हत्या के समय में भी देखा कैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की हुई।
91 का इलेक्शन तो एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर आपको भी इसका अध्ययन करना चाहिए और किया भी होगा आपने कि वो 3 फेज में चुनाव था 91 का। पहला फेज हो चुका था, पहले फेज के बाद राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और बाद के 2 फेज। एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस, एज ए जर्नलिस्ट में भी हम निकाल के देख लेते हैं आंकड़े कि पहले फेज में विनिंग परसेंटेज क्या है कांग्रेस का और बाकी 2 फेज में क्या है। तो हमारा ये सहानुभूति लहर, सिंपैथी लहर का बहुत पुराना रिवाज है और ये हमारे डीएनए में। तो गोडसे ने जब गांधी जी को मारा तो उससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बहुत नुकसान हुआ और उस नुकसान को पहुंचाने वाले लोग कौन थे? वो सरदार ये नेहरू थे, क्योंकि नेहरू को एक मौका हाथ लग गया गांधी जी की हत्या के नाम पर हिंदुत्व को कुचलने का। और नेहरू बहुत पहले से विंडिक्टिव थे। मैंने 1 महीने के पूरे बयान नेहरू जी के शायद आपको बताएं या कई जगहों पे बताएं कि गांधी जी की हत्या से 1 महीने पहले तक के आप नेहरू के बयान निकालिए, वो 1 महीने पहले से आरएसएस को कुचलने की बात कर रहे थे। हर जगह पे उन्होंने कहा आरएसएस को कुचल दूंगा, आरएसएस को कुचल दूंगा, आरएसएस को कुचल दूंगा। इवन वो जो पत्र लिख रहे थे मुख्यमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को, अलग अलग राज्यों को, सब पे बोलते थे आरएसएस पर नजर रखो, ये क्या इनकी गतिविधियों पर नजर रखो। आरएसएस वाज क्रिटिकल ऑफ नेहरू उस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। और आरएसएस बहुत तेजी से उभर रहा था क्योंकि आरएसएस ने जो वीरता का प्रदर्शन किया था, खासकर हिंदू शरणार्थियों को, सिख शरणार्थियों को बचाकर लाने में और बलिदान दिए थे वहां पर, और जिस तरह के सेवा कार्य वो शरणार्थियों के लिए कैंपों में कर रहा था, इवन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, तो मतलब जो अब जो इलाकों के नाम में उस अवसर ले रहा हूँ, तो जबरदस्त हिंदुओं के लिए काम कर रहा था। ना केवल उसका नेटवर्क पाकिस्तान में भी सक्रिय था जहां से बचाकर लाना वहां के शरणार्थियों को, वहां के हिंदू सिखों को। तो उसकी लोकप्रियता महाराष्ट्र से निकलकर पैन इंडिया हो रही थी आरएसएस की। तो क्योंकि गांधी का हिंसा से विश्वास उठ गया, कांग्रेस से विश्वास उठ गया, बंटवारे ने बहुत सारी चीजें साफ कर दी, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नेहरू के लिए अगला खतरा थी। और सबसे बड़ा जो सेटबैक नेहरू के लिए था उस वक्त राजनीति में, वो सरदार पटेल की सोच में बदलाव। सरदार पटेल बहुत हिंदूवादी नेता की तरह व्यवहार करने लगे थे। आपने भी इसकी पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने भी जिक्र किया, सरदार पटेल के अगर आप भाषण निकालेंगे, मतलब माफ करना मैं मतलब ऐसे लोगों से उनकी तुलना कर रहा हूं जो तुलना नहीं करी जा सकती, लेकिन आज जिस तरह से गिरिराज सिंह वगैरह जो भाषण देते हैं, जिसपे पूरे देश में प्रतिक्रियाएं होती हैं, मतलब उससे भी ज्यादा हार्ड हिटिंग, बिल्कुल उससे भी ज्यादा एंटी मुस्लिम, उससे भी ज्यादा कठोर भाषा में सरदार पटेल भाषण दे रहे थे। मतलब ये गिरिराज विधि क्या भाषण देते होंगे सरदार पटेल दे रहे थे। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे, बोले तुम्ही ने तो पाकिस्तान बनाया था ना, 2 नावों की सवारी करना बंद कर दो। तो एक मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम लीग के, जो रुक गए थे, अरे हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई। बोले छोटे भाइयों का प्यार हम देख चुके, तुम्ही छोटे भाइयों ने पाकिस्तान बनाया है। ऐसे वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे। और वो जिस तरह से हिंदुत्ववादी विचार सरदार पटेल के सामने आने लगे थे, वो तो मौलाना आज़ाद वगैरह घबराते लिखते हैं कि सीधे दंगों के अंदर जो है वो पुलिस कुछ करती नहीं थी हिंदुओं को। जो दिल्ली में दंगे हो रहे थे, सरदार पटेल के इन्फ्लुएंस में दंगाइयों को, हिंदू दंगाइयों को पुलिस रोकती नहीं है, ऐसे आरोप मौलाना आज़ाद लगा रहे थे। जो गुजरात दंगों के दौरान, 2000 के गुजरात दंगों के दौरान जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, करण, मैंने दोनों आरोपों को ऐसे आमने सामने रख के पढ़ा जी। जो कांग्रेस ने 2000 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए थे, सेम वही की वही आरोप 1947 के जो दिल्ली के दंगे थे उसमें सरदार पटेल पर लगाए गए। कांग्रेस की जो मुस्लिम लॉबी थी और कांग्रेस की जो नेहरू लॉबी थी, 2 गुटों में बटी कांग्रेस थी ना, सेम आरोप। ऐसे निशाने पर सरदार पटेल को इन लोगों ने ले लिया था। तो सरदार पटेल तो ऐसे में ये जो मौका था जब हिंदुत्व बढ़ रहा है, एक देश का बड़ा नेता हिंदुत्व की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ सरदार पटेल, और गांधी की हत्या हो गई, तो नेहरू को स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया। उन्होंने जो है, सरदार पटेल भी बैकफुट पर आ गए कि गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल की थी। तो सरदार पटेल के खिलाफ एक आंदोलन करवाया गया गांधी की हत्या के सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और वो आंदोलन किया जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने, और इन दोनों ने सरदार पटेल का इस्तीफा मांगा। दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए, भीड़ लेके पार्लियामेंट में घुस गए जयप्रकाश नारायण। तब तक जंतर मंतर नहीं बना था, तो आप पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर सकते थे। और सरदार पटेल इस्तीफा दो, सरदार पटेल इस्तीफा दो कहते हुए जयप्रकाश नारायण जो है वो पार्लियामेंट में घुस गए। तो सरदार पटेल भी बहुत पुराने खिलाड़ी थे, गृह मंत्री थे, वो बड़े घाघ राजनीतिक थे, आईबी उनके अंडर में आती थी। उनने आईबी छोड़ दी जयप्रकाश नारायण के पीछे कि भाई ये रुका कहाँ है, ये कर क्या रहा है दिल्ली में। तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री नेहरू के घर में ही जयप्रकाश नारायण रुके हुए थे। अच्छा। तो सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी, और भी नेशनल आर्काइव में पढ़ी मैंने, वो चिट्ठी पढ़ी हुई है पब्लिक डोमेन में। बोला
जयप्रकाश मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बार बार लोहिया मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, ये आप ही के घर में रुके हुए हैं। अच्छा, ले बता दिया। हाँ, तो फिर मेरा इस्तीफा ले ही लीजिए। तो उन्होंने फिर एक बार और इस्तीफा दे दिया अपना, गांधी जी की हत्या के बाद कि मैं बचा। तो सरदार पटेल एक तरह से बैकफुट पर चले गए थे, और फिर सरदार पटेल को मार्च में हार्ट अटैक पड़ जाता, बहुत मेजर मैसिव हार्ट अटैक था सरदार पटेल को जो पड़ा था। उनको दुख था, वो गांधी जी को बचा नहीं पाए। और वो तो सुशीला नैयर उनके साथ उस वक्त खाना खा रही थी, और सुशीला नैयर तभी हार्ट अटैक पड़ा, डॉक्टर थी सुशीला नैयर, तो उन्होंने उनको बचा लिया, नहीं तो सरदार पटेल का शायद उस दिन डेथ हो जाती। दिस इज 1948 आफ्टर 2 months, मतलब गांधी जी की हत्या के 2 महीने बाद। तो सरदार पटेल को जब होश आया तो उन्होंने बोला कि सुशीला तुमने ठीक नहीं किया, मैं बापू के पास जा रहा था, तुमने मुझे बीच में ही रोक लिया। सो बहुत टूट चुके थे वो। तो ऐसे में एक मौका मिल गया नेहरू को पूरे हिंदुत्व को कुचलने का। अब होना क्या चाहिए था, जो हम इसको बहुत एक पत्रकार होने के नाते और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते हम दोनों को उस पर विचार करना चाहिए कि देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो हम उससे सबक सीखते हैं, खासकर राजनीतिक हत्याओं से। मिसाल, मैं भारत की मिसाल देता हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से हत्या हुई थी, और खालिस्तान की उनकी नीतियों की वजह से हत्या हुई थी, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो तो उनके बेटे थे, तब भी उन्होंने अपनी मां की पंजाब नीतियों के अंदर बदलाव किया कि भाई इस नीति की वजह से अगर एक देश की प्रधानमंत्री की डेथ हो गई है, उनकी हत्या हो गई है, तो हमें इस नीति पर विचार करना चाहिए, उसको बदलाव करना चाहिए। लोंगेवाल से समझौता किया, उसके बाद उन्होंने, वो इतिहास है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो राजीव गांधी सरकार के दौरान 84 से 89 तक जो श्रीलंका पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको रिपीट नहीं करते नरसिम्हा राव, पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजते, वो ऐलान करते, खुलेआम ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी, और सैनिक दखल तो बिल्कुल नहीं देगी। मतलब हमने, या नरसिम्हा राव की सरकार ने एक देश के तौर पर, हमने राजीव गांधी की हत्या से सबक सीखा, हमने श्रीलंका पॉलिसी में बदलाव किया। यही ध्येय होता है इंदिरा गांधी की हत्या की बात करें तो एक देश के तौर पर हमने इंदिरा गांधी की हत्या से सबक सीखा, उसमें हमने बदलाव किया। गांधी जी की हत्या क्यों हुई थी? लोग, कांग्रेस के लोग बहुत षड्यंत्रपूर्वक आज भी कहते हैं, और 70 साल से ढपली बजा रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी की हत्या की। नहीं, गांधी जी की हत्या की वजह हिंदुत्व की विचारधारा नहीं थी। गांधी जी की हत्या की वजह थी मुस्लिम अपीजमेंट, गांधी जी की हत्या की वजह थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना, गांधी जी की हत्या की वजह थी भारत का बंटवारा ना रोक पाना, गांधी जी की हत्या की चौथी वजह थी शरणार्थियों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार। इन 4 वजहों से गांधी जी की हत्या हुई। तो क्या करना चाहिए था नेहरू सरकार को? भाई हमने इतना महान व्यक्ति खो दिया है इन 4 नीतियों की वजह से, तो हम इन 4 नीतियों पर कंट्रोल करना है। हमें मुस्लिम अपीजमेंट बंद करना है, हमें शरणार्थियों को सेटल करना है, हमें पाकिस्तान को लेकर फिर से सोचना है, और जो बंटवारे के घाव है उनको भरना है। तभी ऐसा भारत में नहीं, तभी ये सामाजिक ताना बाना ठीक होगा। हुआ इसका उल्टा। आपने गांधी जी की हत्या की जो 4 वजह थी उनको ना ठीक करते हुए आपने हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलना शुरू कर दिया। आप सत्ता में थे, आपके पास एक मौका था, आपने आरएसएस पे बैन लगाया, आपने हिंदू महासभा के नेताओं को गिरफ्तार किया, सब किया, कुचलने लगे। स्थिति ये बन गई एक समय तक कि अगर आप कोई गांधी का राजनीतिक आलोचना भी करते थे, और आज भी है वो, मैं तो झेल रहा हूँ इसलिए मैं उसका तो भुक्तभोगी हूँ, विक्टिम हूँ, तो मैं बोल ही सकता हूँ। ऐसा तो ना कि विक्टिम कार्ड, ग्रीन विक्टिम कार्ड खेलने का हक करण सिर्फ एक समुदाय विशेष को है, मुझे भी तो है ना विक्टिम कार्ड निकालने का हक। तो मैं तो विक्टिम हूँ, क्योंकि अगर मैं जब मैं गांधी की राजनीतिक आलोचना करता हूँ, वैचारिक आलोचना करता हूँ, जब मैं गांधी की राजनीति को वैचारिक आलोचना करती हूँ, मुझ जैसे हजारों लोग ऐसे हैं, जब वो ये आलोचना करते हैं तो उनको गोडसेवादी करार दिया जाता है। गांधी जी की आलोचना करने का कतई मतलब नहीं है, वैचारिक आलोचना करने का, कि आप गोडसे के समर्थक हो गए। सपोज कोई व्यक्ति इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले की आलोचना करता है, राइट है उसको, तो इसका कतई मतलब नहीं कि वो सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह का समर्थन कर रहा है जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे। मिसाल के तौर पर करण कहते हैं, आप ही कहो कभी, कि यार राजीव गांधी को शांति सेना श्रीलंका नहीं भेजी जानी चाहिए थी, तो इसका कतई मतलब नहीं कि करण जो है वो लिट्टे का समर्थन कर रहे हैं, प्रभाकर का कर रहे हैं, उसका जो धनु का समर्थन कर रहे हैं, जो उसकी राजीव गांधी को जिसने मारा था। आप हत्यारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप एक राजीव गांधी के फैसले का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं ऐसी। लेकिन यहां पर उल्टा है, आप जैसे ही गांधी जी की कुछ नीतिगत आलोचना करेंगे, वैचारिक आलोचना करेंगे, तो आपको गोडसेवादी हानों का आरोप लगा दिया जाएगा, और ये बीच उसी समय बो दिए गए। जैसे ही आप कोई हिंदुत्व की बात करेंगे, अरे तुम तो गोडसेवादी हो, नहीं मुस्लिम तुष्टिकरण, अरे तुम तो गोडसेवादी हो। तो ये 40 साल तक किया गया इस देश में,
और फिर जब शाहबानो केस हुआ 85-86 में, अभी तक ही चल रहा है honestly। नहीं वो, लेकिन उसका हिंदू ने प्रतिकार कहां से शुरू किया? 40-45 साल तो आपने पीछे धकेल दिया। बेचारा हिंदू डर के शर्म में कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि जैसे ही बोलेगा आप उसके ऊपर गोडसे का हकोना, गांधी के कातिल और तमाम तरह के लफ्फाजी जुमले आप शुरू कर देते थे। हिंदू बेचारा चुपचाप बैठा रहा। 1985-86 में जब शाहबानो की अति कर दी ने, शाहबानो केस जो हुआ, फैसला बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का, तब हिंदू को लगा कि नहीं अब तो बोलना पड़ेगा। फिर वो राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है, फिर बाबरी का ढांचा ढाया जाता है, और फिर उसके बाद हम आज 2026 तक आते हैं। तो मेरा विचार है कि अगर गांधी की हत्या के बाद हम सबक सीखते, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी को रोकते और तमाम जो मैंने बताया रोकते, तो भारत का जो सामाजिक ताना बाना है जो आज है, इससे कहीं बेहतर भारत होता। भारत की जो सांप्रदायिक स्थिति आज है उससे कहीं बेहतर भारत होता। हमने मुस्लिम तुष्टीकरण को 1948 में गांधी की हत्या के बाद बढ़ाकर, मतलब इस देश के पूरे ताने बाने को हमने खत्म कर दिया। मेरे ये नहीं समझ में आता ये मुस्लिम अपीजमेंट कैसा एक रोग है कि कितना कुछ गंवाने के बाद भी हम नहीं समझे। खिलाफत हो गया, मुस्लिम अपीजमेंट हम नहीं सीखे, इतनी हत्याएं हो गई नहीं सीखे, 2 नेशन की बात हो गई, 2 नेशन फाइनली बन गए, हम नहीं सीखे। उसके बाद गांधी की मृत्यु हो गई, उसका भी रूट कॉज कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट, कहीं ना कहीं नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट हत्या की वजह थी उनकी। उसके बाद भी हम नहीं सीखे और आज तक नहीं सीखे हैं। आज तक मुस्लिम अपीजमेंट रैम्पेंट चलता आ रहा है। ये क्या एक जादू कर रखा है इन्होंने। अच्छा, मुस्लिम अपीजमेंट में मैं आपको इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अपना उदाहरण देके इतिहास का एक उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा क्लियर होगा उससे, कि मुस्लिम अपीजमेंट की स्थिति ये हो गई है इस देश के अंदर, और आज जो भी इसकी जड़ें हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब ऑपरेशन ये पुलवामा में जब अटैक हुआ और हमारे कई सुरक्षाकर्मी, हमारे 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए, फिर हमने जवाब बलिदान दे दिया। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर एक मार्केट है, खाने पीने का मार्केट है। तो वहां के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो कचड़े के डब्बे थे, जो कचड़े के डब्बे होते हैं, उस पर पाकिस्तान के झंडे लगा दिया। अच्छा। तो मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ पे डिनर के लिए गया, तो अच्छा भोजन मिलता है। तो मेरे बच्चों ने पूछा, बड़े खुश हो गए देख के, अरे हंसने लगे कि देखो पाकिस्तान के झंडे वंडे लगे हुए हैं। तो मेरे बच्चों ने उसकी तस्वीरें खींच ली उन झंडों की। मैं अगले दिन ऑफिस गया और मैं ऐसे बता रहा था किस्सा कि कल हम गए थे, तो वहाँ पे लोगों में इतना गुस्सा है कि कचरे के जो डब्बे हैं, डस्टबिन्स जो हैं, उस पर पाकिस्तान के झंडे लगा रखे। तो मेरे बच्चे देख के बड़े हंस रहे थे उसको। तो मेरे ऑफिस में सीनियर बैठे हुए थे, पत्रकार, न्यूज़ चैनल में, बोला तुम अपने बच्चों के मन में नफरत भर रहे हो मुसलमानों के प्रति। शॉक्ड। मैंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे का मुसलमानों से क्या संबंध है? या पाकिस्तान के प्रति कोई बच्चा नफरत के भाव रखता है, अपना दुश्मन देश मानता है, तो इसमें एंटी मुस्लिम होना कैसे हो गया? और पाकिस्तान क्या हमारा मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, दुश्मन राष्ट्र नहीं है? भाई भारत के संविधान में एक कानून है, शत्रु संपत्ति कानून, शत्रु संपत्ति कानून है ना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। तो शत्रु संपत्ति की श्रेणी में कौन आता है? जो चीन और पाकिस्तान। तो जिस देश का कानून पाकिस्तान को शत्रु कहता है, उसमें मेरे पाकिस्तान को शत्रु कहने से मैं नफरत कहां फैला रहा हूं? और मैं एंटी मुस्लिम कब से हो गया? तो इस देश में मुस्लिम अपीजमेंट कुछ लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा है करण, कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, आतंकवाद के खिलाफ बोलना या ईरान के मामले में बोलना, वो भी एंटी मुस्लिम कहलाता है। तो ये जड़ें कैसे हैं मैं आपको बताता हूं कि आज हम ईरान का मामला चल रहा है, हम देख रहे हैं कि हर विपक्षी दल, मतलब चंद्रशेखर रावण से लेकर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओवैसी एक पार्टी के सांसद हैं लोग, इनसे लेकर वो 99 पार्टी वाली है कांग्रेस, उसका हर सांसद, हर नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, राहुल गांधी, सब अमेरिका पर सवाल उठा रहे हैं, भारत अमेरिकी डील पर सवाल उठा रहे हैं, ईरान पर शोक व्यक्त नहीं किया खमनाई की मृत्यु पर, तो उस पर सवाल उठा रहे हैं, और भारत की विदेश नीति की चहुं और आलोचना कर रहे हैं। लोकतंत्र अधिकार है, करना चाहिए, उसमें क्या है? ये तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि लोकतंत्र के मसीहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय क्या होता था। अच्छा, क्या होता था? चलते 1949, 2026 से सीधे कट्टू 1949, लियाकत अली खान और नेहरू के बीच में पैक्ट हो रहा था, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम पे जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हजारों हजार हिंदुओं का कत्ल किया जा चुका था, मार मार के उनको भेजा जा रहा था। तो दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी कि हम अपनी अपनी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। वो पैक्ट का मूल भावना वही थी।
उस दौरान ऑर्गेनाइजर्स तो संघ का मुख्य पत्रस्त ने विरोध किया तो उस पर बैन लगा दिया नेहरू ने। वो तो मैं बता ही चुका हूँ, कई बार उसका जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताता हूँ जो आज के पहले मैंने कहीं नहीं बताई है और बहुत कम लोगों को मालूम होगी, कि जब नेहरू लियाकत पैक्ट का विपक्ष ने विरोध शुरू किया और विरोध करने वालों में सबसे आगे थी हिंदू महासभा जी। तो जब इनके नेताओं ने लियाकत अली खान की भारत यात्रा और नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध किया तो इन सब को, इंक्लूडिंग वीर सावरकर को, आजादी के बाद, अच्छा, गांधी हत्याकांड में तो गिरफ्तार किया ही गया था उनको, गांधी हत्या के बाद भी 1950 में जब लियाकत पैक्ट हो रहा था मार्च के महीने में, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया देश भर में, कम से कम वीर सावरकर को भी, सबको, इंक्लूडिंग वीर सावरकर। मतलब 20 से 25 हजार विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए विरोध कर लिया गया क्योंकि इसलिए 20 से 25 हजार विपक्षी कार्यकर्ताओं को, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध किया था। सोचिए आज जो ट्रंप और मोदी और अमेरिका और भारत की ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं, इस आधार पर अगर 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात है ना, संविधान खतरे में पड़ जाता है। 25,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए कम से कम नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध करने के बाद। और कानून मन क्या लगाया गया था, भारत में उस समय कुछ कानून चलता था कि मित्र राष्ट्र का विरोध करने की वजह से या किसी दूसरे देश का विरोध करने की वजह से भारत और उस देश के संबंध अगर खराब होते हैं तो एक कानून लगता था, वो कानून के अंतर्गत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। मित्र राष्ट्र, हाँ, फ्रेंडली नेशन था, फ्रेंडली नेशन था पाकिस्तान हमारा। बहुत बढ़िया। तो सिर्फ वीर सावरकर ने लियाकत नेहरू पैक्ट का विरोध किया, तो चूंकि आपके विरोध से हमारे अपमान हो रहा है पाकिस्तान का, ये लिखा है एफआईआर के अंदर कि आपके विरोध से, और सिर्फ वीर सावरकर की एफआईआर में नहीं, जितने भी लोगों पे एफआईआर की गई कि आपके विरोध से पाकिस्तान का अपमान हो रहा है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो इस देश में पाकिस्तान का विरोध करना भी कानूनी अपराध माना जाता था। इस कदर प्यार तो पाकिस्तान 2026 में अगर ये अप्लाई कर ले हैं, हाँ, मोदी सरकार, हाँ, कि अगर आपने अमेरिका के खिलाफ बोला तो गिरफ्तारी हो जाए, तो फिर सोचिए संविधान, लोकतंत्र, और फिर नेहरू भी याद आएंगे। तो नेहरू का इतिहास ये था, ये सब होता था इस देश में आज़ादी के बाद। मतलब कई बार यकीन नहीं आता कि इस कदर प्यार उससे, मुझे कई बार लगता है इस पे अगर साइकोलॉजिकल स्टडी हो नेहरू और गांधी की, तो कहीं ना कहीं कुछ एक सिकनेस भी लगती है इसमें मुझे। एक सिंड्रोम होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो हमारे साथ अत्याचार करें हम उसी के दीवाने हुए हैं क्या, या ये एक इन्फीरियोरिटी होती है, लो सेल्फ एस्टीम इसको कई लोग कहते हैं, कि हमें वैलिडेशन उसका, अपने दुश्मन का चाहिए वैलिडेशन। तो ये सबसे पहले बात तो क्या होता है, मैं तो गांधी जी को सभी इससे अलग करता हूँ, मैं नेहरू जी की बात करता हूँ। सबसे पहले अगर ये होता है कि आपने जिस धर्म में जन्म लिया, आपको अगर उससे ही नफरत है, अपनी आइडेंटिटी से ही नफरत है, आपको अपनी पहचान से ही नफरत है, आपको अपनी संस्कृति से ही नफरत है, आपके बचपन से ही आपको लगता है, आपने उसको वेस्टर्न चश्मा पहन के अपने देश को देखा है, तो आपको तो फिर यही सब नजर आएगा। मिसाल के तौर पर आपको जो आक्रांता है, मुस्लिम आक्रांता, वो अच्छे लगते हैं, उनका कल्चर अच्छा लगता है आपको। अगर महमूद गजनवी भारत आता है और वो मथुरा को देख कर तारीफ करता है, और तारीफ करते करते बोलता है कि बड़ा खूबसूरत है, इतना तो मुझे गजनी में बनाने में 200 साल लग जाएंगे, इतने दिनार लग जाएंगे, तो आपको उसकी तारीफ करते हो कि वो कला का प्रेमी था। फिर उसी के थोड़ी देर बाद वो मथुरा को जलाने का हुक्म दे देता है, वो आप गायब कर देते हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने जो किया। तो आपको जब आक्रांता अच्छा लगेंगे, आप उसी माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे, फिर आपके साथ पॉलिटिकल हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भारत, आपके 2 पॉलिटिकल हित जुड़े हुए। नेहरू जी के साथ 2 पॉलिटिकल उनको चिंताएं रहती थी, एक तो भारत में अपनी छवि की चिंता, और इससे कहीं ज्यादा चिंता उनको अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर होती थी। कबूतर उड़ाना, गुट निरपेक्ष, मतलब वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर बनना चाहते थे। मतलब इंडिया का लीडर तो मैं बन ही गया हूँ, मेरे आसपास कौन ही है, अब गांधी जी भी नहीं रहे, पटेल की भी मृत्यु हो गई है, अब है ही कौन मेरे सामने, मैं हूँ, अब दुनिया का नेता बनने चले थे वो। तो उस स्थिति में आपको वोट बैंक, एक मुस्लिम वोट बैंक जो तैयार हो रहा है आपका भविष्य में, आपको उसको अपीज करके आप एक यहाँ पर अपना एक वो तैयार कर रहे हो, और साथ में दुनिया के सामने एक स्टेट्समैन की आप भूमिका के तौर पर कि देखिए भारत में मुसलमान कितना सुरक्षित है, मैं कितना धर्मनिरपेक्ष हूँ। और तीसरी बात ये कि जो पाकिस्तान और जिन्ना की जो थ्योरी थी, 2 नेशन थ्योरी, उसको बार बार नीचा दिखाना। मतलब एक जिन्ना मर गया यार, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया 1.5 साल बाद वो मर गया, पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं था। जो पाकिस्तान का पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया ना भाई साहब, उसमें जो पैम्फलेट बांटे गए, उसमें जिन्ना की तस्वीर नहीं थी। जिन्ना मरी एक जगह है
हिल स्टेशन है, वहां पर अपने टीबी का इलाज करवा रहा था, पहले पाकिस्तान की पहली सालगिरह पे। लियाकत अली खान ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था, और लियाकत अली खान की बहन है, माफ कीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी फातिमा जिन्ना, उन्होंने माय ब्रदर करके अपनी आत्मकथा माय ब्रदर करके जिन्ना की बायोग्राफी लिखी है। उसमें लिखती है फातिमा कि मैं और भाई, बोलती थी वो अपने जिन्ना को, कि मैं और भाई जब मरी में थे और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था भाई का, तो लियाकत अली खान मिलने आया जिन्ना से, भाई से मिलने आया। तो जब वो मिल के चला गया तो भाई ने मुझसे पूछा कि फाती, ये मुझसे क्यों मिलने आया था? तो बोला क्यों? बोले देखना चाहता था मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा। तो ये स्थिति जिन्ना के अंतिम समय में हो गई थी, मर मुड़ा के खप गया वो। उसकी टू नेशन की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए तुमने यहां पर मुस्लिम अपीजमेंट करते हो तुम, कि दुनिया को दिखा सको कि देखो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी तो गलत थी, भारत में भी इतने मुसलमान, भारत में भी इतने मुसलमान। क्या है यार, वो टू नेशन थ्योरी को गलत साबित करने के चक्कर में जिन्हें तुम्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए तो उनको तुमने पाकिस्तान नहीं भेजा। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे उनको तो भेजा जाना चाहिए था। ये सहरावर्दी, ये जोश मलियावादी, ये जो नवाब इस्माइल खान, ये जो बेगम एजाज रसूल, जो सब बैठे हुए थे भारत में नेतागिरी कर रहे थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सिर्फ उसकी जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को सही साबित करना है तो यहां जो है मुस्लिम लीग के जो अब हम वहां पे पहुंच गए प्रखर जी, जहां पे टोटल जो होते ना सुप्रीम लीडर बन गए नेहरू। हाँ, जैसे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी है, ये भी एक सुप्रीम लीडर बन गए। गांधी जी चले गए, पटेल जी चले गए 1950 में, आरएसएस को उन्होंने निपटा दिया, काफी कम कर दिया, हिंदू महासभा खत्म कर दी। अब नेहरू का अनअडल्टरेटेड पावर का अगर हम टाइम की बात करें, दैट इज फ्रॉम 50 टू व्हाटएवर टाइम, वो टाइम नेहरू का कैसा रहा? वंस ही हैड कंप्लीट पावर, फिर मुस्लिम अपीजमेंट रोका इन्होंने या फिर और एक्सेलरेटर और दबा दिया उसके ऊपर? मैं अगर बात करूं, लियाकत पैक्ट कब हुआ आपका? 1950। नाउ व्हाट आफ्टर लियाकत पैक्ट? आफ्टर लियाकत पैक्ट जो 50s था, उसमें वाज मुस्लिम अपीजमेंट नॉर्मलाइज्ड नाउ और बढ़ गई? कैसा गया वहां पे? देखिए 1950 के बाद और 1960 के दशक के बीच में मुस्लिम अपीजमेंट की बात करें तो भरपूर चलता रहा। मतलब किस्से हैं और उसका जिक्र होता रहा है। भाई प्रिंस क्राउन, सऊदी प्रिंस आए थे, तो जब इनके दादाजी जब भारत आए थे तो पूरे छुपा दिए गए थे। जब काशी की यात्रा पर वो आए तो सारे मंदिरों को ढक दिया गया कि भाई प्रिंस जो सऊदी के क्राउन है। ये जो फोटोज आती हैं रियल थी? ये फोटोग्राफ्स का तो मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन ऐसे उस वक्त के लोग चश्मदीद जो उस वक्त जीवित थे वो ऐसा बताते हैं कि पूरे मंदिरों को ढक दिया गया था कि कुफ्र की कोई निशानी जो है सऊदी के प्रिंस को ना दिखाई दे। अच्छा। और गांधी जी की जब उस पे जाने की बारी आई थी तब भी उन्होंने रोक दिया था कि भाई वो नहीं जाना चाहते, गांधी जी की समाधि पे कुफ्र है तो मत ना करें। तो एक प्रिंस सलमान भी नहीं गए थे अभी G17 G20 वाली मीटिंग में। तो ये सब तो बहुत आए दिन की बातचीत बहुत आराम से थी। और फिर उसी वक्त में जो सिस्टम के अंदर मुस्लिम्स आना, भर्तियाँ उनकी जो शुरू हुई कांग्रेस में तमाम जगहों पे, और उस वक्त क्या हुआ कि एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुसलमानों में दो धाराएं थी आज़ादी के पहले। एक धारा थी जो प्रो पाकिस्तानी मुस्लिम थे, है ना, और जो प्रो जिन्ना, प्रो मुस्लिम लीग मुस्लिम थे वो थे, और एक राष्ट्रवादी मुस्लिम होते थे जो भारत के एकीकरण में और कांग्रेस के साथ थे। तो राष्ट्रवादी मुस्लिमों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम, बहुत नॉमिनल थी। आज जो सब आपको मिल जाएंगे कहते हुए ना, आप किसी भारत के मुसलमान से बात करो, बोला नहीं मेरे बाप दादा तो पाकिस्तान, हम तो बहुत हमेशा से भारत। कुछ नहीं, सब झूठ है। अगर इतने थे आपने तो पिछली बार पूरा बताया था, चुनाव के 46 का जो चुनाव था पूरा बताता है, देख सकते हैं हम लोग। राष्ट्रवादी मुस्लिमों की संख्या बहुत कम थी। तो जब भारत में पहले चुनाव का समय आया तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि मुस्लिम नेतृत्व कौन करेगा। मतलब भारत में उस समय 10-12% तो मुसलमान थे ही, तो इस जो समाज का तबका है इसका नेतृत्व कौन करेगा। तो उस वक्त के जो मुस्लिम नेता थे, जो बेसिकली वही जिन्ना, प्रो पाकिस्तानी और प्रो मुस्लिम लीग थे, वो तब तक उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे शामिल होना शुरू हो गए थे। बड़ा वो ये रही मासूम रज़ा ने भी अपनी उपन्यास के अंदर लिखा है कि वो एक फला अध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष मुस्लिम लीग लिखा था, उसने मुस्लिम लीग पे पेंट करा, उस पर उपाध्यक्ष कांग्रेस कर लिया। तो ऐसे पद मिल रहे थे इनको। सारे मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी भारत में वो धीरे धीरे करके कांग्रेस में शामिल हो गई, सिवाय साउथ को छोड़ के। साउथ में मुस्लिम लीग की आइडेंटिटी बनी रही, लेकिन उससे भी हाथ मिला लिया। वो भी हम उस पर आते। तो जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप जो भारत में बच गई थी, उसने ये बताया कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व ये जो राष्ट्रवादी मुसलमान है ये नहीं कर सकते।
भारत में मुस्लिम समाज का नेतृत्व वही करेंगे जो हमारा रसूख था, हमने इनको लीड किया है पिछले 15-20 साल से, हम ही लीड करेंगे। तो फिर वही सब लीड करने के लिए आए। इसलिए जो कहते हैं, जो रामपुर का जो चुनाव था 1952 का, फंस गए थे वहां पे मौलाना आजाद बुरी तरह से। मौलाना आजाद, उस पर कई लोग कहते हैं कि मौलाना आजाद चुनाव हार गए तो धांधली से जिताया गया। मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास वो ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है इस बात का। लेकिन ऐसा पुराने लोग बताते हैं कि मौलाना आजाद रामपुर तो मुस्लिम बहुल है और आज भी मुस्लिम बहुल है ना। सोचिए, जिस सीट से मुख्तार अब्बास नकवी जीत सकते हैं बीजेपी के टिकट पे, उस पर उस समय के मुसलमानों ने मौलाना आजाद को घेर दिया था। कल्पना कीजिए, आप देख रहे हैं कंट्रास्ट। तो सोच लीजिए कैसी भावना उस वक्त के मुसलमानों में रही होगी कि वो मौलाना आजाद के प्रति इतनी नफरत कि पहले ही आम चुनाव में मुसलमानों ने घेर लिया था और बड़ी मुश्किल से जीते वो चुनाव। ऐसा बताते हैं लोग, फंस गए थे वो चुनाव के अंदर। और क्या हुआ कि जब वो अगला चुनाव लड़ने के लिए गए तो उनको गुड़गांव भेजा गया। नेक्स्ट इलेक्शन वो रामपुर से रिपीट नहीं किया उन्होंने। तो मुस्लिम नेतृत्व उन्हीं लोगों के हाथ में बना रहा जो प्रो पाकिस्तानी, प्रो जिन्ना थे। एक आपको एक फैक्ट, अलीगढ़ कंटिन्यू रहा, अलीगढ़ कंटिन्यू रहा। और बहुत बड़ा फैक्टर जिस पे चर्चा होना चाहिए, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा में अगर हाईएस्ट पॉइंट कोई है, नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा में, और एक सच्चे देशभक्त के तौर पर भी सवालिया निशान जो उन पर है, वो होता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ जब नेहरू के जीते जी कांग्रेस समझौता कर लेती। मतलब कैसे, मतलब राहुल गांधी ने कहा था, अरे आईयूएमएल तो मुझे कोई है ही नहीं, ये तो इनके अंदर क्या नहीं, मैं अभी का बयान बता रहा हूँ, फिर आप जरा आईयूएमएल का बताइएगा कि आईयूएमएल मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाली थोड़ी है। वो अमेरिका में बोला था राहुल गांधी ने। वो तो सेक्युलर है। राहुल गांधी का जो इतिहास को लेकर जो सामान्य ज्ञान है वो अति सामान्य ज्ञान, सामान्य जनरल नॉलेज बहुत ही जनरल है उनकी। समस्या है पढ़ते लिखते नहीं, और आसपास उस तरह के लोग हैं भी नहीं, और मालूम भी हो तो बताते नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास नटशेल में इतना है कि जब मुस्लिम लीग के साउथ के 2 बड़े नेता होते थे, जो पिछली बार भी मैंने बताया था, मोहम्मद इस्माइल खान और एक होते थे कोया बहादुर साहिब, ये 2 नेता। इनको जिन्ना की 2 आंखें साउथ में कहा जाता था। छोटे जिन्ना, बड़े जिन्ना साउथ के। बड़े जिन्ना इस्माइल खान, छोटे जिन्ना पी पोकर बहादुर साहिब, ये 2 बड़े नेता थे। इन लोगों ने जब जिन्ना पाकिस्तान चला गया, उन्होंने कहा भाई तुम देख लो इंडियन मुस्लिम लीग का क्या करना है। तो जो इंडियन मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना की, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई थी वहां की, उसमें इन्होंने इंडियन और मुस्लिम बीच में यूनियन लगा दिया। अच्छा, IML से IUML हो गई। जैसे ओवैसी के दादा साहब ने MIM से AIMIM, ऑल इंडिया लगा दो, किसी भी चीज से आगे ऑल इंडिया लगा दो। इनकी पंचरों की दुकान का नाम भी बहुत नेशनल होता है, नेशनल पंचर सेंटर, है ना। तो यही उसी तरह का दिमाग था इनका। इन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लग गया। पहले अध्यक्ष कौन बने, फाउंडर उसके इस्माइल खान, मंजेरी से लोकसभा चुनाव जीते, वहां पर एक मंजेरी सीट है। पी पोकर बहादुर साहिब ना ये चुनाव जीतते रहे, बल्कि ये कांग्रेस के सहयोग से राज्यसभा भी जाते रहे। सोचिए, और ये आप देखिए इनके पाप ऐसा नहीं कि 15 अगस्त के बाद इनके मन बदल गए थे। मैं डॉन अखबार निकाल के पढ़ रहा था आर्काइव्स में से, डॉन मुस्लिम लीग का जो अखबार था, उसमें जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो गया 3-4 जून को, है ना, वो भारत का बंटवारा तय हो गया, माउंटबेटन प्लान जब पास हो गया, तो 3-4 जून और 15-16 जून को कांग्रेस कार्य समिति भी पार्टीशन के लिए मान जाती है। उसमें इस्माइल खान जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर बने अगस्त 47 में, उसके पहले वो अलग मोपलिस्तान की मांग करते हैं। मुसलमानों के लिए साउथ में अलग देश होना चाहिए, और डॉन अखबार की कटिंग है। मैं अभी अपने आर्काइव में अपने घर में ढूंढूंगा तो मिल जाएगी मुझे वो, मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं कि मोपलिस्तान मतलब पूरा नॉर्थ कर्नाटक, केरल का हिस्सा और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा मिला के मोपलिस्तान नाम से हमें अलग मुस्लिम देश दिया जाए। इसके लिए वकायदा इस्माइल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन नहीं मानी गई। अंग्रेज पागल थोड़ा थे, कितने टुकड़े कर देते, वो तो कर दिए 2 ने, और तीसरा भी एक बांग्लादेश मान लो, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। तो मांग वहीं की वहीं रह गई। और अचानक 15 अगस्त को इन लोगों ने जब देखा उनकी दाल नहीं गल सकती, तो जो नॉर्थ के मुस्लिम लीग के लीडर थे वो सब तो धीरे धीरे कांग्रेस में शामिल होना शुरू हो गए। साउथ के जो मुस्लिम लीग के लीडर थे इस्माइल खान और पोकर बहादुर साहिब, इन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली। और नेहरू ने 50 के दशक में इनसे हाथ मिला लिया। वाह, मतलब इससे ज्यादा सरेंडर करना, इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना
इससे ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट करना और इससे ज्यादा राष्ट्रीय हितों को भूल जाना आप किसको कहेंगे? ये सिर्फ विचारधारा को आपने कमोड में डाल दिया। इससे बढ़कर है, आपने जिन बंटवारे में जिन 30, 40, 20, 25 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उनका भी अपमान था। ये उन लोगों का भी अपमान था जो एकीकृत भारत के लिए अपनी जान दे गए। ये गांधी का भी अपमान था जो बार बार अखंड भारत की बात करते थे, भारत के टुकड़े ना होने दे की बात करते थे। ये पूरे कांग्रेस की आइडियोलॉजी का अपमान था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान था जो नेहरू ने अपने जीते जी अपने हाथों से कर दिया। वो आरएसएस को सांप्रदायिक मानते थे नेहरू, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक नहीं मानते थे। मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब आप लोग बोलते हैं राहुल लड़ते हैं, अरे मैंने राहुल और प्रियंका की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। ये तो कितने ही पढ़े लिखे हैं। मतलब नेहरू से तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते थे ना। तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की पराकाष्ठा, ये 50s में चल रहा था, 50s में हो गया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कॉमन सी बात है भाई, राज्यसभा कैसे पहुंचता था इस्माइल खान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पे? ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस की टोटल मेजोरिटी, कांग्रेस का सब कुछ, बिना उनके सपोर्ट के पहुंच ही नहीं सकते। आज तक आपको मालूम है मुस्लिम लीग का एक ही बार मुख्यमंत्री बनाया केरल में, पी कोया नाम था उनका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो मुस्लिम लीग का एक मलयाली भाषा के अंदर एक मैगजीन निकलती थी, उसका संपादक था वो। मुस्लिम लीग की निकलने वाली मैगजीन का संपादक कोया, पी कोया नाम था। वो 70s में जाके केरल का मुख्यमंत्री बना, हालांकि बहुत दिन के लिए नहीं बना, कुछ 1.5-2-3 महीने के लिए, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से। ये ने नेहरू के जीते जी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया। और ये मुस्लिम अपीजमेंट अपनी जगह पर है, और भाषण देखिए कैसे है। जो मैंने कहा, दिमाग में जब आपके सनातन के प्रति नफरत हो। 1952 में नेहरू चुनाव प्रचार करने के लिए काशी पहुंचे। तो काशी में भाषण देते देते नेहरू तो भाई सर्वज्ञानी थे, इतिहास से लेके वास्तुकला से लेके किसी बोल सकते थे सब चीज़ों पे। उन्हें इस्लामिक वास्तुकला बड़ी अच्छी लगती थी, और सनातनी वास्तुकला के बारे में उनके विचार सुने। तो काशी में उन्होंने भाषण दिया, बोला आजकल के मंदिर देखकर मुझे बड़ी निराशा होती है। आजकल के हिंदू मंदिर देखकर मुझे बड़ी निराशा होती है। इसमें संगमरमर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए मुझे ये हिंदू मंदिर देखकर गुसल खाने की याद आती है। मतलब नेहरू जी को संगमरमर लग जाने की वजह से मंदिर गुसल खाने की तरह दिखते थे। उदाहरण दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से किसी को पूछना चाहिए था कि ये संगमरमर क्या सिर्फ मंदिरों में लगता है? ये क्या संगमरमर चर्च में नहीं लगता? क्या ये संगमरमर मस्जिद में नहीं लगता? क्या ये संगमरमर मज़ारों में नहीं लगता? क्या ये संगमरमर गुरुद्वारे में नहीं लगता? ये क्या संगमरमर जो है यहूदियों के धर्म स्थलों पे नहीं लगता? क्या ये संगमरमर जैनों के धर्म स्थलों पे नहीं लगता? बौद्धों के धर्म स्थल पे नहीं लगता? तुम्हें सिर्फ मंदिर ही गुसल खाने दिख रहे हैं। और एक बार मुंह से निकला होता करने तो ठीक था, फिर यही बात जयपुर में दोहराई उन्होंने, और सब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपे हुए हैं। ऑपोजिशन नहीं आ रही थी, कोई भी इनकी बातों की आलोचना नहीं होती थी। कितनी आवाज थी अपोजिशन की, कितनी आवाज थी। तो और अपोजिशन भी मेन अपोजिशन था कम्युनिस्ट पार्टी। तो भाई नागनाथ सापनाथ में क्या ही स्थिति है, तो फिर वो तो उनको तो, और वो अगली और तीसरी सबसे बड़ी जो ताकत उस वक्त थी विपक्ष में, वो समाजवादियों की थी। जो कांग्रेस से निकले समाजवादी थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया टाइप लोग, ये भी महान सेक्युलर लोग थे। आपकी बातों तो कौन से हिंदुओं की आवाज उठाएगा? लगता है एक मिरेकल है जो आज हिंदुत्व की लहर भी आ गई और आज लोगों ने देख लिया मुस्लिम तुष्टीकरण। अदरवाइज इट वाज डेड एंड बरीड। जो 40s 50s का आप हाल बता रहे हो, मुझे याद नहीं सर्वाइव करने की। मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे बात कही थी कि नहीं कही थी, लेकिन एनवी गाडगिल को मैं इस पर सैल्यूट करूंगा। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड, उसमें जब नेहरू के भाषणों का जिक्र करते हैं तो वो लिखते हैं कि मैंने नेहरू के जब ये भाषण सुने तो ऐसा हुआ, ये हुआ, मैंने नेहरू को विरोध किया कि आपके भाषणों से हिंदुओं को तकलीफ पहुंचती है, आप इस तरह के भाषण मत दिया करो। तो नेहरू ने मुझे डांट दिया। उस पुस्तक में जो एक बात लिखते हैं, मतलब मुझे लगता है क्या दूरदृष्टि रही होगी उस आदमी की। उन्होंने लिखा कि नेहरू जब इस तरह से भाषण देकर हिंदुओं को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तब उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि भारत में हिंदू इतनी तादाद में हैं कि वो एक दिन अपनी मनमर्जी की सरकार बना लेंगे। वो 2014 में हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार की भविष्यवाणी, पहली भविष्यवाणी एनवी गाडगिल ने, वो एनवी गाडगिल ने 1947 में कर दी थी। वो उसको लोग बहस कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा मेरा अपना ये है कि 1947 में बैठकर एनवी गाडगिल ने अंदाजा लगा लिया था कि एक दिन ये ऐसी सरकार भारत में बनेगी।
और यही बात, इसी बात को समझने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक का भी सहारा लेना चाहिए, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्टीशन। उसमें बहुत बात लिखते हैं कि मुसलमान कभी, वो बहुत सारी बातें लिखी, उनमें से एक जो महत्वपूर्ण बात जो इससे जुड़ी हुई है वो मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को अपनी सरकार नहीं मान सकते, और ये मोदी सरकार में फिट होती है। बड़ा देखिए अभी क्या है, मैं आपको बड़ा मज़ेदार, मेरा आकलन है, गलत भी हो सकता है, कि जैसे ईरान को लेकर आप देख रहे हैं ना कि लखनऊ से लेके अमरोहा से लेके हर जगह पे जो है मातम मचा हुआ है, और कई लोग बैठ के जो ईरान 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 चिल्ला रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका उल्टा विदेश नीति कर लेते मोदी जी ईरान के साथ आ जाते, मतलब भारत सरकार ईरान के साथ आ जाती है ना, और खुद सपोर्ट ईरान को दे देती, तब यही मौलाना मौलवी इन्हीं टीवी डिबेट पे जिनमें आप जाते हो और जिनको मैं कंडक्ट करता हूं अपने चैनल पे, इन्हीं टीवी डिबेट्स में ये लोग बोल रहे होते, अरे अरब ममालिक का क्या होगा, सऊदी अरब को हम कैसे भूल सकते हैं, हम इराक को कैसे भूल सकते हैं, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये ईरान तो जो है इविल है जो इन पे हमले कर रहा है। इनको बेसिकली सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पहले कह गए, उनकी भी दूरदृष्टि थी कि ये हिंदुओं की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानेंगे। तो ये जो ईरान पर जो विरोध हो रहा है ना, ये इसलिए नहीं हो रहा कि हम न्यूट्रल हैं इस वक्त, इसका उल्टा कर रहे होते ना तो इनको सऊदी अरब पे दे आ रहे हैं, देखो यार रियाद में बम फोड़ दिया ईरान ने और मोदी सरकार चुप है, ईरान ने जो है कुवैत में बम फोड़ दिया, मोदी सरकार चुप है, तब ये बोल रहे होते। इनको विरोध है इसलिए विरोध करना है, ये समझिए। इसका कोई एंड गेम है? 100 साल हो गए खिलाफत को, 100 से ज्यादा साल हो गए, 1925 की है। 100 साल बाद भी आज हम लोग मुस्लिम अपीजमेंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ बैठ के। 2014 में मोदी सरकार आई सत्ता में, उसको भी आज हुए 12 साल हो गए, खत्म नहीं हो रही है मुस्लिम अपीजमेंट। मानसिकता है, मुस्लिम अपीजमेंट जिन्होंने किया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो उस दूसरी तरफ का, जिसकी वजह से अपीजमेंट कर रहे हैं कुछ फायदे के लिए लोग, क्योंकि वो इस अपीजमेंट से खुश होते हैं, वो जो माइंडसेट है ना, उसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। वो बदलाव का कोई संकेत मिलता नहीं। मैं आपके पास जब इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो वो उसका है जो सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम जो थे, उन पर जो हमला करा, वो 2 लड़के जिनका इनकाउंटर मर गया, उसके बाप का इंटरव्यू है। वो बेहुदा आदमी उसमें पूरा विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मतलब किसी को लग सकता है जिसके 2 जवान बेटे मर गए, वो जवान बेटे मरना ही डिजर्व करते थे, जिस तरह की हरकत उन्होंने की थी। वो अपने इंटरव्यू के अंदर रोचक ढंग से भारत की न्याय व्यवस्था को गाली बक रहा है कि सारी अदालतें बंद कर देना चाहिए, ये जज सारे बिक चुके हैं, इन जजों में इंसाफ करने की ताकत नहीं है, ये किसी काम के योगी नहीं है। चलो पॉलिटिशियन को गाली बक रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जजों पर, न्याय व्यवस्था पर, सब पे सवाल उठा रहा है। उसका ये कहना है कि अगर मेरे बेटों को बिना किसी न्याय करे जो है वो कोई कैसे गोली मार सकता है। ये बात तो तेरे बेटों पर भी लागू होती थी कि क्या उन्होंने उसको कोर्ट में घसीटा, सलीम वास्तिक को? उन्होंने उसके साथ जंगल का इंसाफ किया, कोशिश करी, तो वही तेरे बेटों के साथ हो गया। यही तो हिपोक्रेसी होती कमाल की। जब ठीक लगे संविधान, इंटरव्यू जो ले रहा है पत्रकार, वो भी यही बोल रहा है कि कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई उन्होंने कौन सा कानून का पालन किया था जो उनके साथ कानून का पालन हो? ये जो है ना, मतलब अपने एक बार उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि अगर वो ये बोल देता कि मेरे बेटों ने अपराध किया था, लेकिन एक कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उसे लगता ही नहीं अपराध है, लेकिन वो तो मानने को ही तैयार नहीं अपराध है, उसे नहीं लगता। अभी एक उसका आ गया ना स्टिंग ऑपरेशन उसके बाद का। वो एक ने पूछा कि भाई क्या, बोला तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है? बोला 72 लाशें हुसैन ने उठाई थी। तो हुसैन ने जब 72 लाशें उठाई थी, उससे बाप से पूछ रहा हूं मैं, वो 72 लाशें गिराई किसने थी? आरएसएस ने? बिल्कुल। बजरंग दल ने? विश्व हिंदू परिषद ने? या इजराइल ने? नेतान्याहू ने? वो मारने वाले भी तो मुसलमान थे ना, करबला की लड़ाई में 72 लोगों को। मतलब क्या समझाएं? माइंडसेट है वो। ये माइंडसेट जो है हमारे देश को काफी हद तक पीछे ले गया, काफी परेशान किया। ना जाने कितने साल से जूझ रहे हैं हम लोग। ये उसको उसी वक्त दबा लेते हैं ना। देखिए 47 में आपके हाथ में एक अच्छा मौका था। हाँ, आपके पास जो भी एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे या प्रो कह लो, आपके जो प्रो जिन्ना, प्रो मुस्लिम लीग, प्रो पाकिस्तानी थे, उनको पहली फुर्सत में रवाना करना चाहिए था। तो आपका वो जो पूरा जो डीएनए, जो प्रो पाकिस्तानी डीएनए, वो आप पूरी तरह से साफ कर देते, और कोई दुनिया में आप पे सवाल नहीं उठाता। दुनिया में कोई आप पे सवाल नहीं उठाता कि आप ये क्यों कर रहे हैं। भाई जब धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ तो जाओ, तुमने वोट दिया, जाओ। और तुम्हें ये डर था कि वहां के हिंदू और मुसलमान का क्या, हिंदू और सिखों का क्या होगा,
तो वो तो मार के भेजे ही जा रहे थे, और 3-4-5 साल में पूरे भेज ही दिए। अब वो बेचारे 1-1.5% फंसे हुए हैं तो फंसे हुए हैं। ये तो जो प्रो पाकिस्तानी डीएनए था ये तो साफ कर देते, और जो बचे खुचे रह जाते उनको आप अपने जैसे आम नागरिक होते हैं। अम्बेडकर ने तो कहा था कंप्लीट पॉपुलेशन स्वैप होना चाहिए, उन्होंने तो ये तक लेकिन कई ऐसे थे, अब भाई मौलाना आजाद को तो पाकिस्तान नहीं भेज सकते थे ना, थे तो कांग्रेस के, रफी अहमद किदवई को तो नहीं भेज सकते थे, है ना। शहनवाज खान जो आईने में थे उनके बेटे चले गए पाकिस्तान, वो रह गए, तो ठीक है चल रहा था कुछ कुछ। तो कई, लेकिन जो रह गए थे, जो रहने लायक थे, उनको फिर वो आप रखते। एक धर्मनिरपेक्ष देश बढ़िया खूबसूरत बनाते। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं होता है ना, धर्मनिरपेक्षता का मतलब मुस्लिम अपीजमेंट नहीं होता है। असल में कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट समझ लिया। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जैसे मैं बात करता हूं कि कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड धर्मनिरपेक्षता का सबसे खूबसूरत चेहरा है। अगर आप कहते हो हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो फिर कानून एक क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के जो डेफिनेशन है उसको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, उसमें मुस्लिम अपीजमेंट ठूस दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई मुस्लिम ग्रंथ जरूर पढ़ो भाई, उससे काफी एक आईना मिलता है आपको। आप ग्रंथ बोलते हो, वैसे वो किताब बोलना चाहिए, किताब बोलते हो, किताब ही है वो। हाँ, वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको एक माइंडसेट के बारे में पता चले। बिकॉज ये जो बोला जाता है ना, अरे मजहब नहीं सिखाता बैर रखना, लोग कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो शायद ये बात सच नहीं है। बिकॉज कहाँ से जो स्रोत है वो जरूर एक बार लोगों को पता होना चाहिए। बिकॉज गांधी जी, जैसे आपने बताया, पाठ भी करते थे, सब करते थे, फिर भी गांधी जी स्रोत तक नहीं पहुंच पाए। क्या उनकी मजबूरी थी या जान के अनजान बन गए? नेहरू का क्या था मुझे नहीं पता, इतनी दुनिया की किताबें लिख दी पर समझ नहीं पाए कि क्या है। एंड ये चीज़ हमारे को यहाँ तक ले आई। प्रखर भाई, वैसे तो बहुत सारी ब्लंडर्स हैं, पर आज आपने एक ब्लंडर के ऊपर ही इतना ज़्यादा वो प्रकाश डाल दिया हमारे 40s से लेकर 50s के बीच में, अगर मैं बोलूं, विच इज़ मुस्लिम अपीजमेंट। एंड मुस्लिम अपीजमेंट का बीज कहाँ था और कैसे वो एक पूरा वृक्ष बन गया और नॉर्मलाइज हो गई चीज़, और हम लोग उस पर सोते भी रहे कई दशकों तक। और शायद आई थिंक शाह बानो वॉज द मोमेंट जब देश रियलाइज किया, और फिर ही एक नई सरकार आ पाई 2014, वो भी आने में 30 साल लग गए। आप सोचिए। इस चर्चा को हम जरा जारी रखेंगे, बिकॉज इस पूरी चर्चा को यहाँ तक लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि क्या गलतियां थी जिसके कारण दो देश, हमारे भारत के दो टुकड़े हो गए और पाकिस्तान नाम का एक देश बन गया। आज हमने डिस्कस किया कैसे वो जो समय था उसको भी संभाल नहीं पाए नेहरू, गांधी और पूरा जो कांग्रेस थी, उस समय को संभाल नहीं पाया, और एक जो बीज था मुस्लिम अपीजमेंट का वो कैसे बढ़कर के एक वृक्ष हो गया। अगले इसमें श्रृंखला में जब अगला पार्ट आएगा तो हम लोग आगे और गलतियां जो हैं, अभी तो बहुत गलतियां आनी बाकी है हमारी, इन गलतियों से हमें पाठ भी लेना है, सीखना भी है। कमेंट्स में हमारे साथ साझा करिए, आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब हाइप करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।